वोनियू गांव के आरामदायक घोंसले को छोड़कर भीड़-भाड़ और शोरगुल वाली अकादमी में जाने पर छोटे राजकुमार की सुरक्षा का दबाव बढ़ गया। दोनों छुपे हुए पहरेदारों ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने उसी दिन महारानी को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने गंभीरतापूर्वक महारानी को मामले की सूचना दी। जब महारानी को पता चला कि सम्राट का बेटा अच्छे स्वास्थ्य में है, तो उन्हें बहुत राहत मिली और उन्होंने तुरंत सू परिवार को एक उदार इनाम देने का आदेश दिया। जहां तक स्कूल जाने की बात है, तो सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैं इस बात से सहमत नहीं था कि सबसे छोटे बेटे को ज्ञान प्राप्ति के लिए अकादमी जाना चाहिए। आपके स्वामी के सुझाव पर शाही दरबार की एक महिला अधिकारी, जो योग्य और राजनीतिक रूप से ईमानदार थी, को छोटे राजकुमार को शिक्षित करने के लिए महल से दूसरे प्रांगण में भेजा गया। साथ ही आप छोटे राजकुमार के साथ अध्ययन करने के लिए आसपास के काउंटियों और जिलों से अच्छे नैतिक चरित्र वाले स्कूली बच्चों को साथी के रूप में चुन सकते हैं। तारांकन 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 तारांकन। महल से पुरस्कार और आदेश बहुत जल्दी वितरित किए गए, और जब अकादमी ने एक बार फिर अवकाश लिया, तो महारानी के पुरस्कार और गुप्त आदेश भी मिंगशुई काउंटी में सुनिवास और नदी के दूसरी ओर शाही प्रांगण में पहुंच गए। सुजिकिन और सुजिक्सुआन ने अपने माता पिता की ओर से महल से इनाम स्वीकार किया। उनकी विनम्रता और शिष्टाचार की एक बार फिर उस महिला अधिकारी ने सराहना की जिसने यह आदेश दिया था। इसी समय शाही प्रांगण लालटेनों और झालरों से सजाया गया था, जो खुशी से भरा हुआ था। दूसरा आंगन, जो 2 साल से खाली था, आखिरकार असली छोटे मालिक का आगमन हुआ है। लंबे समय से प्रतीक्षित नौकरानियां और परिचारिकाएं उत्साहित और उत्साही हैं। वे छोटे राजकुमार के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। तारांकन 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 तारांकन। छोटे राजकुमार के साथियों का चयन आसपास के शहरों के अच्छे चरित्र और शिक्षा प्राप्त बच्चों में से किया जाता है, और वे शाही दरबार की महिला अधिकारियों द्वारा शाही प्रांगण में पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरा ज़ुझोउ उबल पड़ा। प्रीफेक्चरल और काउंटी सरकारी कार्यालयों से लेकर अमीर और शक्तिशाली लोगों तक, सभी के अपने दिल और दिमाग हैं, जो अपने बच्चों को छोटे राजकुमार के साथ पढ़ाई करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजना चाहते हैं। छोटा राजकुमार प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र है, तथा पढ़ने और लिखने की उसकी क्षमता उसी उम्र के बच्चों से कहीं अधिक है। सुकिंगलुओ के सुझाव के अनुसार छोटे राजकुमार के साथी को 7 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों में से चुनना था। यह एक निश्चित शैक्षणिक आधार वाला छात्र होना चाहिए, अन्यथा वह छोटे राजकुमार की पढ़ाई की प्रगति के साथ नहीं रह पाएगा। शाही दरबार विभाग द्वारा भेजी गई अध्यापन महिला अधिकारी अत्यंत सक्षम थी। कुछ ही दिनों में मध्यम आयु और अच्छे नैतिक चरित्र वाले 10 बच्चों को ज़ुझोउ में नामांकन करने के इच्छुक बच्चों में से चुना गया, जो छोटे राजकुमार के साथ अध्ययन करने वाले बच्चों के पहले बैच के रूप में थे। पढ़ने के साथ और गंभीरतापूर्वक घोषणा करें कि यदि अध्ययन अवधि के दौरान कोई भी बुरा व्यवहार हुआ या अध्ययन प्रगति के अनुरूप नहीं रहा, तो आपको किसी भी समय स्कूल से हटने का आदेश दिया जाएगा। क्योंकि वे छोटे राजकुमार के साथी हैं, इस बार चुने गए अमीर और प्रसिद्ध परिवारों के सभी बच्चे लड़के हैं, जिनकी उम्र 7 से 10 साल तक है। अपनी शक्ति का लाभ उठाते हुए ज़ुझोउ के प्रीफेक्ट ने अपने सबसे बड़े पोते को कमरे में जबरन घुसने के लिए मजबूर किया। उनका छोटा पोता काफ़ी प्रतिभाशाली है और उसकी उम्र भी 10 साल ही है, जो अन्य बच्चों से 1 साल ज़्यादा है। ये देखकर कि वह एक ईमानदार व्यक्ति था और उसके कोई ज़्यादा बुरे कर्म नहीं थे, शाही दरबार की महिला अधिकारी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसके पोते को प्रवेश दे दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। महारानी का निर्णय सुनकर सुकिंगलुओ को थोड़ा अफसोस हुआ। वह अभी थैच्ड हाउस अकादमी में अपने सहपाठियों से परिचित हुई है और उसके पास एक रुमाल है जो उसे पसंद है। आने से पहले वह कुछ और दिनों के लिए प्रमुख भाई की महिमा का आनंद ले सकती है, और वह अलग होने वाली है। जब छोटा राजकुमार आत्मज्ञान के लिए शाही प्रांगण में लौटा, तो वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ जाना चाहती थी। छोटी मिंगबाओ पूरे दिन उसके बिना नहीं रह सकती थी, और अकादमी जाने का विचार उसकी बहन के कारण पैदा हुआ था। अपनी बहन की सुरक्षा के साथ वह कहीं भी जाने से डरता नहीं है। आप अपनी बहन के साथ भी अपनी इच्छानुसार रह सकते हैं, और आपको अपनी बहन से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। जब से उसे महारानी के निर्णय के बारे में पता चला, तब से सुकिंगलुओ जानबूझकर अकादमी में अधिक समय तक रहने लगी, छोटी लड़कियों के साथ खेलने लगी और 8 छोटे भाइयों को मार्शल आर्ट सिखाने लगी। गर्म वसंत और फूलों के खिलने के मौसम में नदी के तट पर विलो के पेड़ों में नई कलियां उगाती हैं और हर जगह शीतकालीन चमेली खिल जाती है। स्कूल से छुट्टी के बाद दोपहर में वह पूरी कक्षा को नाव से नदी पार कराने के लिए ले जाती थी और घर से कुछ ही दूरी पर नदी के किनारे खेलने जाती थी। सीपियां उठाओ, लोच के साथ खेलो और केकड़े पकड़ो। बच्चे खुशी खुशी नर्म रेतीले समुद्र तट पर दौड़ रहे हैं और खेल रहे हैं। हर बार जब मैं सीप का एक छोटा सा टुकड़ा उठाता हूं, तो मैं उत्साह से जोर से चिल्लाता हूं, और जब अंधेरा हो जाता है तो मैं घर नहीं जाना चाहता। अच्छे दिन जल्दी ही बीत गए।
वसंत ऋतु में काउंटी परीक्षा से पहले 10 अमीर और शक्तिशाली बच्चे अपने रिश्तेदारों और परिचारकों के साथ जुझाव भर से एक के बाद एक शाही प्रांगण में पहुंचे और पहले से व्यवस्थित प्रांगण में रुके। 2 शाही दरबारी महिलाएं जो छोटे राजकुमार को पढ़ाने के लिए प्रभारी थीं, भी उसी समय पहुंची और पहले पहुंचे बच्चों को पढ़ाने लगीं। शाही प्रांगण में सब कुछ तैयार है, केवल पूर्वी हवा की जरूरत है। किसी भी समय छोटे राजकुमार के आगमन की प्रतीक्षा है। तारांकन 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 तारांकन। जब सु किंगलुओ अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो जुफैंग ट्रेडिंग कंपनी से अच्छी खबर आई। सु किंगलुओ द्वारा प्रदान की गई फल शराब की गुप्त विधि के अनुसार श्रीमती सुन ने उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाई, जो प्रमुख रेस्तरां में पूर्व बिक्री में बहुत लोकप्रिय थी। नई शराब की भट्टी का स्थान प्रारंभिक रूप से निर्धारित किया गया है और निर्माण आधे महीने में शुरू होने की उम्मीद है। 15 अगस्त को मध्य शरद ऋतु महोत्सव से पहले नई शराब का पहला बैच बनाने का प्रयास करें। औषधीय आहार के गुप्त नुस्खे की रेस्तरां के शेफों ने भी सर्वसम्मति से प्रशंसा की है। एक नई हर्बल व्यंजनों की दुकान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कियांजी मंडप के मालिक जू रुफेंग ने लुओ जान को जुझोउ शहर के सबसे समृद्ध क्षेत्र में एक पूरी 3 मंजिला इमारत खरीदने और इसे सूखे औषधीय व्यंजन फैंग बनने के लिए पुनर्निर्मित करने का आदेश दिया। औषधीय खाद्य स्क्वायर अभिजात वर्ग का मार्ग लेता है। कीमत अधिक है, आपूर्ति सीमित है और आरक्षण अग्रिम में आवश्यक है, ताकि उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों और रईसों को आकर्षित किया जा सके और अमीर और शक्तिशाली इसे चखने के लिए होड़ कर रहे हैं। तारांकन 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 तारांकन। शू वान एर की मां को तब थोड़ी हिचकिचाहट हुई जब उसने अपनी बेटी से सुना कि सु परिवार के पास उनके पूर्वजों से प्राप्त एक गुप्त नुस्खा है जो उसके शरीर की देखभाल कर सकता है। अपनी बेटी की उलझनों को सहन न कर पाने के कारण वह अंततः सहमत हो गई। अपनी बेटी को स्कूल भेजने का बहाना ढूंढा। वो न्यू गांव आए और सु के परिवार से मिली। जब श्रीमती जू सु के घर आई तो स्कूल से दोपहर का समय हो चुका था और सु किंगलुओ अभी तक घर नहीं पहुंची थीं। सुहू और उनकी पत्नी स्पष्ट रूप से दंग रह गए जब उन्होंने उसके आने का इरादा सुना और फिर उन्हें पता चला कि वह उनकी सबसे छोटी बेटी द्वारा सौंपे गए रुमाल की मां थी। और फिर उन्होंने अचानक एहसास का भाव दिखाया। श्रीमती जू ली शियुए के साथ थीं और वे लिविंग रूम में बैठकर महिलाओं के बीच निजी बातचीत के बारे में बातचीत करने लगीं। ली शियुए ने छोटी उम्र में किताबें पढ़ी थीं और उसके शब्द सुव्यवस्थित थे, बिना एक शब्द बोले या विनम्र, और जल्द ही उसने श्रीमती जू का पक्ष जीत लिया। दादी लियू एक अच्छी नई चाय लेकर आईं। श्रीमती जू ने चाय का प्याला थाम लिया, चाय पी और सु परिवार के नए आंगन, चमकीले और वातावरण वाले टाइल छत वाले घरों और साफ सुथरे अस्तबलों की कतार को देखा। वह ग्रामीण लोगों के जीवन में बहुत सुधार करने से खुद को रोक नहीं पाए। सु परिवार की समृद्धि के कारण ये शहर के धनी परिवारों से बहुत पीछे नहीं है। सबसे छोटी बेटी अभी तक वापस नहीं आई है। ली शियू एक ममतामयी महिला है और वह नहीं चाहती कि सच्चाई का पता चलने पर श्रीमती जू को झटका लगे और वह अपनी बेटी के सामने अपना संयम खो दे। पहले उसे जानबूझकर समझाएं कि तथाकथित पैतृक गुप्त नुस्खा मौजूद नहीं है और जो व्यक्ति उसके शरीर की अच्छी देखभाल कर सकता है और उसे आसानी से गर्भधारण करने की अनुमति दे सकता है, वह उसके परिवार की छोटी फूफा है जो अच्छी किस्मत से पैदा हुई छोटी बेटी है। श्रीमती जू ने भाग्यशाली गुड़िया के बारे में अफवाहें सुनी थीं, इसलिए उन्हें संदेह था। जब सु किंगलुओ वापस आया तो उसने अपनी आंखों से देखा कि 2 शॉफर ब्रैड्स वाली प्यारी छोटी लड़की, पतली और सुंदर, एक छोटे से खेत परी की तरह अपनी खुद की नाड़ी का निदान किया, नुस्खा लिखा और उसे अमृत दिया। मौके पर खड़े हो जाओ। तारांकन 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 तारांकन। श्रीमती जू बहुत भावुक होकर चली गईं और सु किंग का जोपड़ी अकादमी में सुखद समय समाप्त हो रहा था। जब उसने वसंत काउंटी परीक्षा के दिन अपने सहपाठियों को बताया कि वह स्कूल छोड़कर रॉयल अकेडमी में पढ़ने जा रही है तो शोरगुल से भरी कक्षा में अचानक सन्नाटा छा गया। जू वन एर, सुन युवेई और म्यूजुएरो की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उन्होंने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। तियान क्यू और अन्य 8 छोटे भाइयों को देखकर वे लगातार रोने लगे और उन सभी को घेरकर बॉस से विनती करने लगे कि वे उन्हें अकेला न छोड़ें। जू शियुजिन और अन्य छात्र भी मन ही मन दुखी थे। सु किंगलुओ के साथ उनकी दोस्ती तियान क्यू और अन्य लोगों जितनी घनिष्ठ नहीं थी, इसलिए वे चारों ओर इकट्ठा होने में शर्मिंदा थे और केवल दुख से आहें भर सकते थे। सु किंगलुओ ने अपने दिल में पहले से ही तैयारी कर ली थी, लेकिन उसे बिछड़ने की बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी। ये कहना बहुत उदारतापूर्ण है कि रॉयल कोर्टयार्ड से घर जाने के लिए थैच्ड कॉटेज अकादमी से गुजरना होगा। अगर कोई उसके साथ नदी के दूसरी तरफ खेलने जाना चाहता है तो दोपहर में स्कूल के बाद फेरी पर इंतजार करें। आराम और स्नान करते समय अगर आप पहाड़ों में शिकार करने जाना चाहते हैं तो आपको पहले से चर्चा करके यात्रा कार्यक्रम तय करना होगा।
आठों छोटे भाई एक स्वर में खुशी से झूम उठे। शू वान की 3 छोटी बहनें भी मुस्कुराईं। जू शियुजिन अपनी उलझन भरी मनोदशा को रोक नहीं सकी, इसलिए वह सू किंगलुओ के सामने झुक गई और लाल कानों के साथ उसने व्यक्त किया कि वह उसके साथ संपर्क बनाए रखने और पहाड़ों में फिर से शिकार करने के लिए एक नियुक्ति करने की उम्मीद करती है। छप्पर वाली झोपड़ी वाली अकादमी का मासूम और खुशहाल अध्ययन जीवन समाप्त हो गया है। अगले दिन की सुबह सुबह सू किंगलुओ ने वांग मेंग और चिपचिपे छोटे राजकुमार को अपनी बाहों में लिया, 2 शाही रक्षकों के साथ नाव से नदी पार की, शाही आंगन में गया जिसे हर कोई ईर्ष्या करता था, और एक नई चुनौती शुरू की। तारांकन 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 तारांकन। रॉयल अकादमी वह स्थान है जहां छोटा राजकुमार झील के पास स्थित जिक्सुआन मंडप में अपनी शिक्षा देता है। जिक्सुआन मंडप हरे बांस से बनाया गया था। ये बांस के जंगल से घिरा हुआ है और इसका दरवाज़ा साफ पानी की झील की ओर है। यह एक बेहतरीन जगह है जहां दूसरे आंगन में खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। अटारी 3 मंजिलों में विभाजित है। पहली मंजिल सभी तरफ से लटकी हुई है और अंदर अष्टकोणीय पत्थर की मेजें और पत्थर की बेंचें हैं जिनका उपयोग स्केचिंग और दृश्यों का आनंद लेने के लिए किया जाता है। दूसरी मंजिल बिना किसी विभाजन के एक बड़ी सपाट मंजिल है। यह विशाल और आरामदायक है। खिड़कियां चमकदार और चमकदार हैं। छात्रों के पढ़ने और अध्ययन के लिए 12 डेस्क साफ सुथरे और व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं। तीसरी मंजिल पर विभाजन है और कुल 6 चौकोर कमरे हैं जिनमें बड़ी संख्या में किताबें रखी गई हैं। प्रत्येक कमरे में पढ़ने के शौकीन बच्चों के लिए टेबल और कुर्सियां हैं। रिश्तेदारों और परिचारकों के साथ 10 छात्र छात्राएं रॉयल अकादमी में आए। छोटे राजकुमार के आने से पहले शाही दरबार की 2 महिला अधिकारियों ने उन्हें उचित पाठ पढ़ाया। आधे महीने तक लगातार अध्ययन करने के बाद दोनों महिला अधिकारियों ने 10 बच्चों के व्यवहार और ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है तथा प्रत्येक बच्चे के लाभ और हानि के आधार पर एक उपयुक्त शिक्षण योजना तैयार कर ली है। शाही दरबार की 2 महिला अधिकारी बहुत ज्ञानी हैं और दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष है। इन दोनों में से महिला अधिकारी शूयानरू, जो 6 कलाओं की शिक्षा देने की प्रभारी है, शाही दरबार के 3 वर्तमान प्रमुखों में से एक शू रुयुन की बहन है। लेडी झांग वेनेलिन, जो कविता और एल्गोरिदम पढ़ाने की प्रभारी हैं, ने एक बार 3 शाही बेटियों को पढ़ाया था। अपने ज्ञान और 6 कलाओं के बावजूद वे शाही दरबार में दुर्लभ हैं और संवेदनशील प्राणियों के अस्तित्व को तुच्छ समझते हैं। ये केवल उनके उदासीन स्वभाव के कारण था कि उन्हें प्रसिद्धि और धन के लिए लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने तीसरे विभाग में सेवा नहीं की। उन्होंने महारानी की इच्छा का पालन किया और नई महिला अधिकारियों के चयन और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार थे। छात्रों के साथ आने की होड़ में शामिल 10 भाग्यशाली लोगों में से मजिस्ट्रेट के सबसे बड़े पोते को छोड़कर शेष 9 या तो अमीर थे या कुलीन थे और धनी परिवारों से थे। 10 बच्चे सोने और जैद के अनमोल रत्न हैं। उन्हें बचपन से ही सख्त शिक्षा दी गई थी और उनके परिवारों ने उनसे बहुत उम्मीदें रखी थीं। 10 लोगों में से केवल 2 लोग ही घुड़सवारी और शूटिंग नहीं कर सकते तथा 6 कौशल पूरे नहीं हैं। शेष 8 लोग, यहाँ तक कि शाही दरबार की 2 महिला अधिकारी भी खुशी से ये सब देख रही थीं और युवा प्रतिभा की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाईं। सू किंगलुओ ने वांग मेंग को लिया, छोटे राजकुमार को जो सुबह बहुत जल्दी उठ गया था और उसकी बाहों में सो गया था, शाही आंगन की नक्काशीदार बीम और चित्रित इमारतों के चारों ओर चला गया और एक अगोचर साइड दरवाजे के माध्यम से पिछवाड़े में प्रवेश किया। जो नौकर नौकरानियां बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थीं, वे व्यवस्थित ढंग से 2 पंक्तियों में खड़ी हो गईं और झुककर सलाम किया। छोटा राजकुमार नींद में सो गया और अपनी आंखें खोलना नहीं चाहता था। 2 शाही रक्षकों ने आदेश देने के लिए युवा स्वामी की जगह ले ली। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने कर्तव्यों का पालन करें। नौकरों को तितर बितर होने का आदेश दिया गया और 2 नौकरानियां रास्ता दिखाने के लिए पीछे रह गईं और सीधे जिक्सुआन मंडप में चली गईं। भाई मिंग, कक्षा बाद में शुरू होगी। आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए मार्शल आर्ट के मैदान में जा सकते हैं और हम दोपहर के भोजन के दौरान झाइक्सिंग मंडप में मिलेंगे, साथ में दोपहर का भोजन करेंगे और थोड़ा आराम करेंगे। वांग मिंग को पढ़ाई पसंद नहीं थी और इस बार उसने स्वचालित रूप से उसका अनुसरण करने के लिए कहा, क्योंकि वह चिंतित था कि उच्च दृष्टि वाले धनी और प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे देश के लोगों को नीची नज़र से देखेंगे और उसे डर था कि सू किंगलुओ का उपहास किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। बेशक, उसे अपने छोटे मालिक की असाधारण मार्शल आर्ट पर पूरा भरोसा है। रास्ते में वह एक से अधिक बार बुदबुदाया, अगर कोई उसे पीटने की हिम्मत करता है तो छोटे मालिक को दया नहीं आनी चाहिए। केवल एक आदत से उन्हें समझाकर ही वे भविष्य की परेशानियों से हमेशा के लिए बच सकते हैं। पीछे से सुन रहे 2 शाही रक्षक न तो हंस सके, न ही रो सके और न ही मन उन 10 छोटे साथियों के लिए पसीना बहा सके जो अंदर की कहानी नहीं जानते थे। वे बच्चे इस मासूम छोटी लड़की को, जो जीवंत और प्यारी दिखती है, वास्तव में उत्तेजित नहीं करते।
यदि आप वास्तव में नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और स्वयं के साथ दुर्व्यवहार चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से कुरूप होकर मरेंगे। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कक्षा में आऊं? मेरे यहाँ होने से कम वे उन्हें आमने सामने उकसाने की हिम्मत तो नहीं कर पाएंगे। वांग मिंग एक उद्देश्य के साथ आए थे, लेकिन यदि वे निवारक प्रभाव प्राप्त करने में असफल रहे तो वे संतुष्ट नहीं होंगे। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जिसे धमकाया जा सकता है? सु किंगलुओ ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा यहाँ जुवान एर है, और जुवान एर राजकुमार है, वे गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करते। जुबान एर मेरी बहन की रक्षा करती है और बुरे लड़कों को मेरी बहन को परेशान करने से रोकती है। छोटे राजकुमार ने भाई और बहन के बीच बातचीत को एक झटके में सुना। जब वह जिक्सुआन मंडप के पास पहुंचा, उसने अपनी पलकें रगड़ी, अपनी आंखें खोली और बचकानी आवाज में जवाब दिया, दूध के भयंकर छोटे रूप का उल्लेख नहीं करना है कि यह कितना प्यारा है। हे, दोनों दरबारी महिलाओं सहित सभी लोग हंस पड़े। जिक्सुआन मंडप में सुबह उठकर पढ़ने वाले छात्र पहले ही आ चुके थे और दूसरी मंजिल से पढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। जीवन में खुश रहने का मतलब है पूरी तरह से खुश रहना, चांद तक सोने का प्याला खाली मत रहने दो। मैं ऐसी प्रतिभाओं के साथ पैदा हुआ हूं जो उपयोगी होंगी, और जब सारा पैसा खत्म हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगा। छोटे राजकुमार ने अपने कान खड़े किए, परिचित कविताएं सुनी, अपना सिर हिलाया और उन्हें सुनाया। जुबान एर बहुत बढ़िया है। मेरी बहन इसे एक बार पढ़ाने के बाद इसे याद रखेगी। जब मैं बाद में कक्षा में पढ़ाने वाली महिला अधिकारी से मिलूंगी तो मुझे विनम्र होना चाहिए, दूसरों का अभिवादन करने की पहल करनी चाहिए और अपने गुरु को नमस्ते कहना चाहिए, याद है? सु किंगलुओ ने उसकी छोटी नाक की नोक को प्यार से चुटकी काटी और उससे आग्रहपूर्वक कहा, याद करना। छोटे राजकुमार ने जोर से अपना सिर हिलाया। अति सुंदर। सु किंगलुओ ने टेढ़ी भौहों और आंखों से मुस्कुराया और अपना सिर घुमाकर वांग मिंग को आश्वस्त करने वाली नजर दी। भाई मिंग, बस यहाँ आओ, मैं जुबान एर को कक्षा में ले जाऊंगी, तुम्हें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए नीचे ही रहूंगी, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम निश्चिंत होकर कक्षा में जाओ। वांग मिंग अभी भी चिंतित था और कुछ समय तक उसके साथ रहना चाहता था। अच्छा, सु किंगलुओ ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया, छोटे राजकुमार को जमीन से उठने देने के लिए नीचे झुका, उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। तारांकन 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 तारांकन। बाहरी लोगों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए सु किंगलुओ ने अभी भी छोटे राजकुमार को एक मोटे कपड़े की जैकेट और पतलून पहनाई जो ऊपर और नीचे से अलग थी, और प्यारे उल्टे पुल को कंघी किया जिससे वह एक किसान बुढ़िया जैसा लग रहा था। जब गोरी गुलाबी चमड़ी वाली दो किसान लड़कियां, जो नए साल की पेंटिंग में दिखने वाली गुड़ियों की तरह आंखों को भा रही थीं, दूसरी मंजिल पर स्थित कक्षा के दरवाजे पर प्रकट हुईं, तो कक्षा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। साथ आए 10 पाठकगण, जो सुबह सुबह उठ गए थे, ने एक साथ अपनी पाठ्य पुस्तकें रख दी और अचंभित होकर दरवाजे की ओर देखने लगे। सु किंग ने समझदारी से मुस्कुराया। 10 साथियों की पोशाक पर एक नज़र डालने से सभी ने जैद मुकुट, बाल, ब्रोकेड के कपड़े और कमर से लटकते जैद सामान पहने हुए हैं। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि वे या तो अमीर या महान हैं। जब मैंने पहली बार छोटे राजकुमार को किसान की पोशाक में देखा तो मैं अचंभित नहीं हुआ। जियो क्विंगलुओ, जुआनर, जल्दी आओ। जू यानरू, जो आज सुबह के पाठ की प्रभारी थी, ने विशेष रूप से उत्कृष्ट युवा महिला की चमकदार आंखों को देखा। वह विनम्रतापूर्वक कुर्सी से उठी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। नमस्ते गुरुजी। सु किंगलुओ ने आज्ञाकारी ढंग से झुककर जू यानरू को नमस्ते कहा और उसी समय धीरे से छोटे राजकुमार का हाथ खींचा। नमस्ते गुरुजी। छोटे राजकुमार ने भी अपनी बहन का अनुसरण करते हुए बचकानी आवाज में नमस्ते कहा। इससे पहले कि वह झुक पाता, उसके छोटे शरीर को एक सौम्य बल द्वारा सहारा दिया गया और वह झुका नहीं। जियो किंगलुओ, जुबान एर राजकुमार है, इसलिए सलामी देने की कोई जरूरत नहीं है। जू यानरू ने स्वाभाविक रूप से सु किंगलुओ की चुपके से रगड़ने की छोटी छोटी हरकतों को देखा और उसे याद दिलाने के लिए मुस्कुराए। सु किंगलुओ ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। मास्टर जी ने मुझे याद दिलाया, किंगलुओ को ये याद है। जू यानरू ने प्रशंसा भरी मुस्कान के साथ कहा, ये तुम्हारा यहाँ पहला दिन है, पहले अपने सहपाठियों से परिचित हो जाओ और एक दूसरे से अपना परिचय कराओ ताकि हम भविष्य में बेहतर ढंग से मिल सकें। हाँ। सु किंगलुओ ने शांति से मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा और कक्षा में मौजूद साज सज्जा और आसपास के वातावरण की सामान्य समझ हासिल की। जू यानरू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, जियो किंगलुओ, आप बड़ी बहन हैं, इसलिए आप पहले अपना परिचय देंगी। ठीक है। सुंदर और उदार स्वभाव वाली सु किंगलुओ ने शांतिपूर्वक अपने साथ आए 10 छात्रों का सामना किया। नमस्ते सबको, मेरा नाम सु किंगलुओ है। मैं 8 साल की हूँ। मैं ओरियन परिवार की बेटी हूँ। मैं नदी के दूसरी तरफ वोनियू गांव में रहती हूँ।
छोटे राजकुमार के साथ आपके साथ अध्ययन करने के लिए आना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही, जियोकिंग्लुओ। जुयानरू की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशंसा की, फिर मुस्कुराए और छोटे राजकुमार की ओर देखा। जुवान एर, अब तुम्हारी बारी है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम जुवान एर है। मैं 5 साल की हूँ और मैं नदी के दूसरी तरफ वोनियू गांव में रहती हूँ। आप सभी के साथ अध्ययन करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। छोटे राजकुमार की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, इसलिए उसने अपनी बहन की बातों की नकल की और बचकानी आवाज में उन्हें दोहराया। बहुत अच्छी बात कही, जुवान एर। जुयानरू की आंखों में चमक आ गई और उसने जोर से प्रशंसा की। ही बहन। छोटा राजकुमार बहुत खुश था, अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाए अपनी बहन की ओर देख रहा था, उसकी तारीफ की प्रतीक्षा कर रहा था। जुवान एर अद्भुत है। सुकिंग्लुओ ने स्वाभाविक रूप से उसके छोटे विचारों को समझ लिया और उसके छोटे सिर को लाड़ प्यार किया, इसे अपने लिए एक पुरस्कार के रूप में लिया। पापा। साथ आए 10 पाठक अपनी हैरानी से उभरे और उन्होंने छोटे राजकुमार का अद्भुत प्रदर्शन देखा तथा सबसे पहले शुरू करने वाले की गर्मजोशी से सराहना की। जुयानरू ने 10 साथियों की ओर देखा। अगला नंबर तुम्हारा है, जिमिंग, तुम सबसे बड़े हो, इसलिए तुम पहले आओ। हाँ। जिन छात्रों के नाम पुकारे गए वे शब्दों के अनुसार अपनी कुर्सियों से उठे और झुककर सलाम किया। वेई जिमिंग, जुजोऊ के प्रीफेक्ट के सबसे बड़े पोते, छोटे राजकुमार को अपना सम्मान देते हैं। जीमिंग, क्या तुमने अभी किंग लुओ का आत्मा परिचय नहीं सुना? जुयानरू का चेहरा असंतोष से काला पड़ गया। आप अनावश्यक बकवास के बिना अपनी ताकत और शौक का परिचय दे सकते हैं। हाँ, छात्र समझ गया। वेई जिमिंग शर्मा गए, एक पल के लिए सोचा और फिर से बोले, मेरा नाम वेई जिमिंग है। मैं 10 साल का हूँ। मैं जुजोऊ शहर से हूँ। मेरे परिवार के पूर्वज जुजोऊ के प्रीफेक्ट हैं। मैं घुड़सवारी, तीरंदाजी और सुलेख में सबसे अच्छा हूँ। मेरी कोई जानबूझकर पसंद नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। जुयानरू ने सिर हिलाया। अगला, ली मुयुन। हाँ। वेई जिमिंग के सामने तिरछे बैठा बच्चा खड़ा हुआ और उसने सम्मानपूर्वक और विनम्रता से कहा, मेरा नाम ली मुयुन है। मैं 9 साल का हूँ और मैं किंग्यानकेली परिवार से हूँ, जो 100 साल पुराना परिवार है। मैं घुड़सवारी, तीरंदाजी और अंकगणित में सबसे अच्छा हूँ। मुझे शतरंज, पोलो और कुजू खेलना पसंद है। ठीक है, बैठ जाओ। जुयानरू ने संतुष्टि में सिर हिलाया और एक एक करके नाम पुकारे। 10 साथी एक एक करके उठे और अपना परिचय दिया। सुकिंग्लुओ को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पहले से ही छोटे किंगफिशर द्वारा दी गई जानकारी से 10 साथियों की पहचान विस्तार से जानती थी। इसे फिर से धैर्यपूर्वक सुने, इसमें कुछ भी नया नहीं है। छोटे राजकुमार ने बहुत गंभीरता से सुना, उसकी बड़ी बड़ी पनीली आंखें झपक रही थीं, उसका चतुर मस्तिष्क तेजी से चल रहा था और वह अपने दिल में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, विशेषताएं और शौक याद कर रहा था। ठीक है, छात्रों ने अपना परिचय समाप्त कर लिया है और वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए हैं। आज की सुबह की पढ़ाई समाप्त हो गई है। चलो 1/4 घंटे आराम करते हैं, सुबह तीरंदाजी का अभ्यास करते हैं और मार्शल आर्ट के मैदान में इकट्ठा होते हैं। जुयानरू 10 साथियों के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थी। वह बहुत खुश थी और उसने कक्षा से जल्दी छुट्टी ले ली, जो जानबूझकर सुकिंग्लुओ और छोटे राजकुमार को नए समूह में एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया था। तारांकन 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 तारांकन। कक्षा के बाद सीटों की व्यवस्था करने का एक छोटा सा प्रकरण हुआ। मूल व्यवस्था के अनुसार सुकिंग्लुओ और छोटा राजकुमार आगे की पंक्ति के बीच में 2 डेस्कों पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। छोटे राजकुमार को ये पसंद नहीं आया। उसने अपनी बहन की बाह पर अपनी बाहें डाल दी और उसे जाने नहीं दिया। वह अपनी बहन के साथ एक ही डेस्क साझा करने पर जोर देता रहा, कोई भी उसे मना नहीं सका। ज़ियाओ मिंगबाओ की जिद को देखकर जुयानरू बिना किसी लड़ाई की ताकत के हार गई, इसलिए उसने किसी को 2 लोगों के लिए एक लंबी डेस्क के साथ बदलने का आदेश दिया ताकि भाई बहन एक साथ बैठ सकें। इस बिंदु तक छोटा राजकुमार संतुष्ट था, अपनी बहन से खुशी से लिपट गया और सीट पर बैठ गया। मेज और कुर्सियां थोड़ी ऊंची थीं और उसके छोटे पैर जमीन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए वह कुर्सी पर लटक रहा था। यह मूर्खतापूर्ण और प्यारा सा बच्चा बहुत खुश दिख रहा था और उसने वहां उपस्थित सभी लोगों को हंसाया। तारांकन 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 तारांकन। घुड़सवारी और तीरंदाजी का अभ्यास करने वाले लोग मार्शल आर्ट फील्ड में एकत्र हुए। 1/4 घंटे के बाद 10 साथियों ने अपनी घुड़सवारी पोशाक पहन ली और परिचारकों से घिरे मार्शल आर्ट फील्ड में उतर आए। मार्शल आर्ट का मैदान लोगों से भरा हुआ था और दर्जनों गार्ड मैदान के बीचों बीच एकत्र होकर उत्साह से चिल्ला रहे थे। वांग मिंग एक मजबूत गार्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। दोनों एक एक करके कांस्य तिपाई उठाते हैं, जिसका वजन 1000 सोने का होता है।
शाही रक्षक के पास भी जबरदस्त भुजा शक्ति थी। उसने तांबे की तिपाई को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। 1/4 घंटे के बाद उसके गाल लाल हो गए थे और उसने अपनी पूरी ताकत से तिपाई को 3 मीटर दूर फेंक दिया। अच्छा, उनके चारों ओर खड़े शाही रक्षकों ने हथियार लहराए और जोर से तालियां बजाईं। वांग मिंग ने अपने कंधों को रगड़ा, कांस्य तिपाई के पास गया, दोनों हाथों से नीचे के 2 खंभों को पकड़ लिया, जोर से चिल्लाया और कांस्य तिपाई को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। अच्छा, शाही पहरेदारों ने बिना किसी हिचकिचाहट के जोर से तालियां बजाईं। वांग मिंग ने एक गहरी सांस ली। सांस लेने के अंतराल के दौरान अपने बाएं हाथ से नीचे के खंभे को छोड़ दिया और एक हाथ से धीरे से तांबे की तिपाई को घुमाया। कुआं मार्शल आर्ट के मैदान से जोरदार तालियां बज रही थीं और उन्हें घेरे हुए गार्डों के उत्तेजित गाल लाल हो रहे थे और वे अपने गले से सबसे ऊंची आवाज में बोल रहे थे, बहन, ये भाई मिंग है। सु किंगलुओ छोटे राजकुमार को सभा स्थल पर ले आया। दाईं ओर ऊंचे मंच से नीचे देखने पर वह मैदान के बीच में प्रतिस्पर्धा कर रहे 2 लोगों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। छोटे राजकुमार ने अपनी तीखी नजरों से वांग मिंग को पहचान लिया, अपने नन्हे हाथों से ताली बजाए और खुशी से जयकारे लगाए। भाई मिंग बहुत बढ़िया है, भाई मिंग सबसे अच्छा है। ये तो केवल क्रूर बल है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? कान के दाहिने भाग से एक बेसुरी आवाज आ रही है। सु किंगलुओ ने प्रतिष्ठा का पीछा करते हुए ली मोयुन को देखा। उसकी पीठ पर तरकश था, उसकी बाहें उसकी छाती के चारों ओर मुड़ी हुई थीं और उसने तिरस्कार में अपने होंठ भींच लिए थे। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले एक बर्बर व्यक्ति के लिए खेती का काम करने के लिए कुछ ऊर्जा प्राप्त करना अच्छा होगा। इस बार बाईं ओर से एक और उपहासपूर्ण आवाज आई। सु किंगलुओ ने अपनी बाहें उठाईं और आवाज के मालिक की ओर देखा। वांग येहान, 100 साल पुराना परिवार, लोंगचेंग वांग परिवार का प्रत्यक्ष वंशज, 9 साल का, घुड़सवारी और शूटिंग और तलवारबाजी में अच्छा। क्या तुम दोनों में मुझ देशवासी से अपनी तुलना करने का साहस है? सु किंगलुओ ने बेबाकी से जवाब दिया, देखो तुम सब तरकश ले जाने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम घुड़सवारी और निशाना लगाने में अच्छे हो? सिर्फ आपके साथ? क्या आप हमारे साथ तुलना करना चाहते हैं? ली मोयुन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह एक दूसरे को घूरने लगे। 10 साथियों में से वह और वांग येहान घुड़सवारी, निशानेबाजी और मार्शल आर्ट में सबसे उत्कृष्ट हैं, जो अन्य की तुलना में एक पायदान अधिक है। यहाँ तक कि ली यानरू ने भी उन दोनों की मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में प्रशंसा की और उन्होंने कड़ी मेहनत से अभ्यास किया और उन्हें भविष्य में मार्शल आर्ट के चैंपियन बनने की उम्मीद थी। एक देहाती लड़की, अगर वह सचमुच सोचती है कि छोटा राजकुमार तुम्हें पसंद करता है, तो वह नहीं जानती कि आकाश और पृथ्वी कितनी ऊंची हैं। वांग येहान भी उदास हो गया और तिरस्कारपूर्वक मजाक उड़ाया। यदि आप तुलना करना चाहते हैं तो हाँ, आपको स्पष्ट रूप से ये देखने दें कि आप जैसे गंवारों, जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी है, और हमारे कुलीन परिवार के बच्चों के बीच का अंतर कितना है। हे, कुलीन परिवार के बच्चे बहुत राजसी होते हैं। चूंकि तुम देहाती लोगों को इतना नीचा समझते हो, इसलिए तुम्हें प्रथम आना चाहिए। सु किंगलुओ ने व्यंग्य किया। मार्शल आर्ट एरेना के एक घेरे में 30 लक्ष्य होते हैं। घोड़े पर सवार होकर 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक व्यक्ति 90 तीर चलाता है और जो सबसे अधिक लाल घेरे पर निशाना लगाता है, वह जीतता है। ठीक है, मैं पहले आऊंगा। वांग येहान तुरंत ऊंचे मंच से नीचे उतर आया, अपने सेवकों को घोड़े को आगे ले जाने का आदेश दिया और अपनी पीठ पर तरकश रखकर घोड़े पर सवार हो गया। उसकी सवारी एक काले रंग का घोड़ा था जिसके पतले पैर और चिकने और चमकदार बाल थे। यह एक कीमती शुद्ध नस्ल की BMW कार की तरह लग रहा था। वांग येहान ने लगाम खींची और काला घोड़ा हिनहिनाया, अपने अगले खुरों को उठाया और मार्शल आर्ट क्षेत्र में सरपट दौड़ने लगा। साथ ही जब भी वह तीरंदाजी के किसी लक्ष्य के पास से गुजरता तो वह अपना धनुष खींचता और तीर चलाता। 3 चक्कर लगाने के बाद भी निशाना चूका नहीं। हे, छोटा लड़का अच्छा कर रहा है। हाँ, भविष्य है। लक्ष्य सही निशाने पर लगा, सटीकता अच्छी है। मार्शल आर्ट एरेना के केंद्र में एकत्रित शाही रक्षकों ने उनका ध्यान आकर्षित किया और शोर का एक नया दौर शुरू कर दिया। हवा का पीछा करते हुए चलो चलें। वांग येहान 3 चक्कर लगाने के बाद वापस भागा। ली मोयुन तैयार था और तुरंत घोड़े पर सवार होकर बाहर निकल गया। उनकी निशानेबाजी का कौशल अधिक सटीक है और वे अधिक दिलों पर निशाना साधते हैं, जिससे उनकी प्रशंसा अधिक होती है। छोटे किंगलुओ, तुम मेरे घोड़े की सवारी करो और मेरे तरकश का उपयोग करो। जू यानरू ने बच्चों के झगड़े को मुस्कुराते हुए देखा और इसे गंभीरता से नहीं लिया और अपने परिचारकों को अपने घोड़े को लाने के लिए बुलाया। मास्टर जेड, सु किंगलुओ ने छोटे राजकुमार को गाई फैंग को सौंप दिया और गाई यू ने उसकी देखभाल की, तरकश लिया और बड़े करीने से घोड़े पर सवार हो गया। वह छोटी लड़की सु किंगलुओ है। महिला अधिकारी झांग वेनलिन किसी समय जू यानरू के पास आई। उन्होंने घोड़े पर सवार सु किंगलुओ को देखा और धीरे से पूछा। उसने 5 काले भेड़िया रक्षकों को मार डाला और छोटे राजकुमार को बचाया। जू यानरू ने अपना सिर हिलाया, वह अपनी प्रशंसा छुपाने में असमर्थ थी।
झांग वेनिलिन चिंतित थे, आप बस उन्हें उकसाते हुए देखते हैं। क्या आपको डर नहीं है कि इससे निपटना मुश्किल होगा? ये ठीक है, जियो किंगलुओ स्थिर और समझदार है, लेकिन वह सिर्फ उन्हें सबक सिखाना चाहता है। जू यानरू ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, वे दोनों बच्चे चरित्र में बुरे नहीं हैं, लेकिन वे थोड़े बहुत घमंडी हैं। मैं बस इस अवसर का उपयोग करके जियो किंगलुओ को उनके स्वभाव को निखारने देना चाहता हूं, ताकि वे वास्तव में सराहना कर सकें कि दूसरों से परे भी लोग हैं। आकाश से परे भी एक आकाश है। तारांकन 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 तारांकन। जब ली मोयुन घोड़े पर वापस आया तो सू किंगलुओ तुरंत बाहर निकल गया। शुयानरू का वाहन एक युद्ध परीक्षित युद्ध घोड़ा है, जो मोटा और मजबूत है, जिसके अंग मजबूत हैं और दौड़ने की गति बहुत तेज है। सू किंगलुओ घोड़े पर सवार होकर अपने चेहरे की ओर बह रही तेज हवा का सामना करते हुए शांति से तरकश से तीर निकाले, निशाना लगाने के लिए धनुष खींचा, और जब घोड़ा लक्ष्य की ओर दौड़ा तो उसने तुरंत तीर चला दिया। निशाना साधो। उड़ते हुए तीर की तीव्र शक्ति लक्ष्य को भेदती हुई निकल गई, जिससे केवल तीर के पंख ही दिखाई दे रहे थे, जो हिंसक रूप से कांप रहे थे। हुश हुश। घोड़ा सर पर दौड़ने लगा और सभी 30 तीर लाल हृदय के केंद्र में जा लगे। अच्छा, मार्शल आर्ट क्षेत्र में उत्साहपूर्ण तालियां बज रही थीं और गार्ड खबर सुनते रहे और रोमांचक प्रतियोगिता देखने के लिए मार्शल आर्ट क्षेत्र में दौड़ पड़े। दा घोड़ा बिना रुके सर पर दौड़ता रहा, तथा एक चक्कर के बाद उसकी गति कम नहीं हुई, बल्कि उसकी गति और अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति भी थी। अच्छा घोड़ा, सू किंगलुओ ने जोर से प्रशंसा की और धनुष खींचने और तीर चलाने की आवृत्ति एक साथ तेज हो गई, और प्रत्येक तीर एक तीर की तरह तेज था। उड़ते हुए तीरों का दूसरा चक्र पहले वाले तीर के पंख से टकराया, जिससे तीर का पंख 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक चक्कर के बाद तीर कमान की ऐसी तैसी हुई, जिसने खूब तालियां बटोरी। गर्मजोशी से भरे जयकारों के बीच घोड़ा तेजी से सर पर दौड़ता हुआ प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ा और सबके सामने से गुजरा। वह वांग येहान और ली मोयुन के घोड़ों से लगभग दोगुनी गति से गुजरा। सू किंगलुओ का छोटा शरीर सर पर दौड़ते घोड़े की गति के साथ ऊपर नीचे हो रहा था और उसका धनुष अस्थिर था। उसने बस रकाब पर पैर रखा और खड़ी हो गई और शांतिपूर्वक तथा स्थिरता से तीरों का तीसरा चक्र चलाया। हुश हुश। तीर की गति तीर की तरह होती है। जैसे ही घोड़ा लक्ष्य के पास से गुजरा, तीर एक उल्कापिंड की तरह निकल पड़ा, एक तेज सीटी के साथ शून्य को भेदते हुए लाल हृदय पर लगा और पहले 2 तीर के पंखों को भेद गया। अच्छा, मार्शल आर्ट के मैदान से गगनभेदी जयकारे गूंज उठे। न केवल दर्शक उत्साहित थे, बल्कि ऊंचे मंच पर प्रतियोगिता देख रही 2 महिला अधिकारियों की आंखें भी चमक रही थीं और अपनी खुशी छिपाना मुश्किल था। मेरी बहन जीत गई, मेरी बहन जीत गई। छोटा राजकुमार और भी अधिक खुश था। गगनभेदी तालियों के बाद उसने अपनी नाजुक आवाज के साथ जोर से जयकार किया। वांग मिंग भी उनमें से एक था, जो ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था। 3 चक्करों के बाद सू किंगलुओ ने लगाम कसी और घोड़े को धीमी गति से चलने का आदेश दिया। घोड़ा उत्साह से हिनहिनाया और मार्शल आर्ट मैदान के चारों ओर आधा चक्कर लगाया, फिर धीरे धीरे धीमा हो गया और मार्शल आर्ट मैदान के दूसरे आधे हिस्से में वापस भाग गया। तारांकन 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 तारांकन। छोटे किंगलुओ, बधाई हो, तुमने पहली चुनौती जीत ली। जू यानरू फिनिश लाइन पर इंतजार कर रही थी और मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत कर रही थी। पहला दौर, क्या बकवास है। क्या दूसरा, तीसरा या चौथा गेम हो सकता है? सू किंगलुओ ने संवेदनशीलता से अंतर का अर्थ सुना, घोड़े से उतर गया, दोनों हाथों में तरकश पकड़ लिया और सम्मानपूर्वक सलाम किया। घोड़े की दयालुता के लिए धन्यवाद, छात्र इसे ध्यान में रखेगा। आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी इच्छा से आपको घोड़ा उधार दिया है। मैं इस अवसर का उपयोग उन बच्चों की आत्मा को मारने और उन्हें विनम्र होने का सत्य बताने के लिए करना चाहता हूँ। जू यानरू ने तरकश लिया, उसके कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाया, क्या तुम रुचि रखती हो? चलो उनके घमंडी स्वभाव को कुचलने के लिए कुछ खेल खेलते हैं, जो तुम्हारे भविष्य के रिश्ते को भी लाभ पहुंचाएगा। कुआं। सू किंगलुओ एक पल के लिए अवाक रह गई और उसने श्रीमती जू की आंखों में लोमड़ी के विश्वासघात को पूरी तरह से देखा। वह खुद को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, फिर भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो कहा वह सही है। यदि आप एक ऐसे परिवार के बच्चों के समूह के साथ शांति से रहना चाहते हैं जो अहंकारी और अहंकारी हैं, यदि आप उन्हें मना नहीं पाते हैं, तो यह असंभव होगा। गुरुजी हमसे क्या तुलना करवाना चाहते हैं? वे जो सोचते हैं कि वे उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं, उससे भी बेहतर। जू यानरू की आंखें झुर्रीदार थीं। उदाहरण के लिए, वेई जिमिंग और जू रुक्सुआन की सुलेख, वांग येहान की तलवारबाजी, ली यूसियो की अंकगणित, वू जिमिंग की लय, लियू जिमिंग की पेंटिंग, ली हाओमिंग के शतरंज कौशल, वांग हॉक्सुआन और गू चानकिंग की कविता और गद्य। कुआं। सू किंग ने एक काली रेखा गिरा दी। श्रीमती जू के पास वास्तव में बहुत समय पहले एक योजना थी। उसे अपने आप पर इतना विश्वास है कि वह अवश्य जीतेगी।
यद्यपि उसके प्रतिद्वंद्वी केवल बच्चे हैं जो बड़े नहीं हुए हैं, फिर भी वह हर चीज में बहुत कुशल है। किसी और बात का उल्लेख नहीं करना, केवल चित्रकला का उल्लेख करना थोड़ा कठिन है। वह युद्ध की राक्षसी शक्ति का पुनर्जन्म है, उसके पास अच्छे चिकित्सा कौशल और मधुर संगीत है, लेकिन वह वास्तव में चित्रकला के बारे में कुछ नहीं जानती। जब तक ये नकली न हो, आध्यात्मिक शक्ति से रगड़ना, अपने मन में फूलों, पक्षियों, कीड़ों और मछलियों की आकृतियों की कल्पना करना तथा चावल के कागज पर जादू करके उसे प्रकट करना, नकली चीजों को असली जैसा दिखाने के लिए पर्याप्त है। बस बात यह है कि इतना गहरा मंत्र एक बच्चे को पाने के लिए बहुत सस्ता है। तारांकन 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 तारांकन। जियो किंगलुओ, लेकिन क्या कोई कठिनाई है? उसे विचारमग्न देखकर जू यानरू चिंतित हो जाती है। सू किंगलुओ ने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर जू, क्या आप इसे थोड़ा सरल बना सकते हैं और सिर्फ 3 या 2 प्रतियोगिताएं चुन सकते हैं? ठीक है, आप क्या तुलना करना चाहते हैं? जू यानरू का मूल इरादा वही था और उसने 10 साथियों की सभी खूबियों को बताया, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल सू किंगलुओ की निचली रेखा का परीक्षण करने के लिए किया। उसके सामने खड़ी छोटी लड़की निश्चित रूप से एक आलसी व्यक्ति नहीं है, वह बहुत सारे रहस्य छुपाती है, वह अपनी असली पृष्ठभूमि का पता लगाना चाहती है, इसलिए उसे एक बुरा कदम उठाना पड़ता है। तलवारबाजी, सुलेख, स्वभाव। सू किंगलुओ ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं इन 3 चीजों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। जू यानरू ने सिर हिलाया, ठीक है, चलो इन 3 वस्तुओं की तुलना करते हैं, मास्टर व्यवस्था करेंगे। मास्टर जेड। सू किंगलुओ ने राहत की सांस ली और मन ही मन किस्मत की कामना की। सौभाग्य से श्रीमती जू एक जिद्दी व्यक्ति नहीं है और दूसरों को उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाने के लिए मजबूर नहीं करेगी। अन्यथा वह वास्तव में बत्तखों को अलमारियों तक ले जाना चाहती थी और प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बहादुरी से मंत्र का उपयोग करना चाहती थी। तारांकन 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 तारांकन। अगली 3 प्रतियोगिताएं दोपहर में होनी थीं। लंच ब्रेक के दौरान श्रीमती जू ने किसी को विशेष रूप से यह संदेश देने के लिए भेजा कि सू किंगलुओ के लिए एक विशेष तरकश तैयार किया गया है। उसे अकेले ही शाही रक्षकों के अस्तबल में जाने दो और अपनी पसंद का घोड़ा चुनने दो ताकि वह भविष्य में तीरंदाजी का अभ्यास कर सके। सू किंगलुओ स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ, उसने छोटे राजकुमार को झपकी लेने के लिए राजी किया, फिर वांग मिंग के साथ अस्तबल में गया और अपनी सवारी के लिए एक लंबा और मजबूत युद्ध घोड़ा चुना। वांग मिंग को भी युद्ध का घोड़ा पसंद था, लेकिन दुर्भाग्य से वह छोटे राजकुमार का साथी नहीं था। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में मौज मस्ती करना और दूसरों के साथ ताकत की तुलना करना ठीक है, लेकिन आप युद्ध का घोड़ा चुनने के योग्य नहीं हैं। सू किंगलुओ ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी, हेई फैंग एक प्राकृतिक युद्ध घोड़ा है और उसकी गति और सहनशक्ति को किसी युद्ध घोड़े की आवश्यकता नहीं है। जब वह एक दिन काली हवा पर सवार होकर दूसरे प्रांगण में पदार्पण करने जाएगा, तो जो सनसनी वह पैदा करेगा, वह निश्चित रूप से आज के एक हाथ वाले तिपाही से छोटी नहीं होगी। हेफेंग के बारे में सोचते हुए वांग मिंग ने तुरंत अपना मानसिक संतुलन वापस पा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि उसे किसी और दिन हेफेंग को सैर के लिए दूसरे आंगन में ले जाना चाहिए। कुलीन परिवारों के वे बच्चे जो देहाती लोगों को ऊंची निगाह से देखते हैं, उन शुद्ध नस्ल के घोड़ों को देखें जिन्हें छोटा मालिक हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियों के साथ पीसकर चूर्ण बना देता है, उन्हें घास के चारे में मिला देता है और सावधानी से उनका पालन पोषण करता है। तारांकन 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 तारांकन। दोपहर के बाद छोटा राजकुमार जाग गया। सू किंगलुओ ने उसका छोटा हाथ पकड़ा, झाइक्सिंग मंडप से जिक्सुआन मंडप तक चला गया और कक्षा जारी रखी। जू यानरू द्वारा आयोजित 3 प्रतियोगिताएं क्रमशः तलवारबाजी, सुलेख और स्वभाव हैं। सू किंगलुओ ने बड़ी आसानी से जीत हासिल कर ली। सुबह की घुड़सवारी और तीरंदाजी प्रतियोगिता जैसी तीनों प्रतियोगिताएं लगभग उसकी प्रदर्शन प्रतियोगिताएं बन गईं। उसने तलवार की जगह बांस का इस्तेमाल किया और 3 वार में वांग येहान की लंबी तलवार को गिरा दिया। एक सहज और जोरदार लैंडिंग प्रस्तावना ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। बांस की बांसुरी बजाने से सफेद पक्षी आकर्षित होकर बीम के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इससे भी अधिक आश्चर्य उन दर्शकों को होता है जो खरबूजे खाते हैं। तीनों खेलों के अंत में 10 साथी आश्वस्त हो गए और अब उनमें अहंकारी और भेदभावपूर्ण होने की हिम्मत नहीं रही। उन्होंने स्वेच्छा से अपना सिर झुकाया और आत्मसमर्पण कर दिया। इस बिंदु पर सू किंगलुओ ने कुलीन परिवारों के 10 बच्चों को वश में कर लिया और रॉयल अकादमी में उनका अध्ययन समय आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। तारांकन 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 तारांकन। सूहू ने गांव के वृद्ध मुखिया से कहा कि वह सन की वाइनरी में काम करने के लिए लोगों की व्यवस्था कर सकता है और उसे आगे आने, गांव के ग्रामीणों के साथ समन्वय करने, उचित रूप से जनशक्ति की व्यवस्था करने और काम पर जाने के लिए कहा। जैसे ही यह खबर बाहर आई, वोनियू गांव एक बार फिर उबल पड़ा।
हर परिवार का अपना दिल और दिमाग होता है, खासकर वह परिवार जो समृद्ध हो और जिसके पास बहुत अधिक अतिरिक्त श्रम हो। और वे दो परिवार विशेष रूप से उत्साहित थे जिनके पुरुष चोटों के कारण शिकार करने में असमर्थ थे और गरीबी में रहते हुए केवल लकड़ी काटकर ही अपना गुजारा कर सकते थे। खबर सुनने के बाद जो लोग काम पर जाना चाहते थे वे पूरे दिन गांव के प्रधान के घर के दरवाजे के आसपास भटकते रहे, इस डर से कि बूढ़ा गांव प्रधान जब कामगारों की व्यवस्था करेगा तो उन्हें नीचे उतार देगा। गांव के वृद्ध मुखिया सूहू और उनके दो बेटों ने मिलकर गिनती की। वोनियू गांव पहाड़ों और जंगलों के करीब है, जंगली जानवर अक्सर आते जाते रहते हैं और कुशल शिकारियों के बिना इसकी सुरक्षा नहीं की जा सकती। प्रत्येक घर में कम से कम एक शिकारी अवश्य रहना चाहिए जो गांव की सुरक्षा, बुजुर्गों और छोटे बच्चों की रखवाली के लिए जिम्मेदार हो। इस पर समुचित चर्चा करने के बाद गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित बड़े बरगद के पेड़ के नीचे गांव की बैठक आयोजित की गई। पूरे गांव के सामने उन्होंने गंभीरतापूर्वक अपने विचार व्यक्त किए और गांव वालों की राय भी पूछी। गांव के सभी शिकारियों ने गांव के बूढ़े मुखिया के फैसले का समर्थन किया। वे पूरे वर्ष भर शिकार करने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं और वे पहाड़ों और जंगलों के खतरों के बारे में अधिक जागरूक हैं। विशेषकर हाल ही में वहां बहुत सारे भेड़िए आ गए हैं और वे अक्सर पहाड़ की तलहटी में घूमते रहते हैं, उस गांव के बहुत करीब जहां मनुष्य रहते हैं। शिकारियों ने रुकने का फैसला किया और बूढ़े गांव के मुखिया ने राहत की सांस ली। अगला कदम गांव वालों की राय सुनना, बचे हुए श्रम बल में से उपयुक्त लोगों का चयन करना और सन फैमिली वाइनरी और मेडिसिनल फूड वर्कशॉप में जाकर काम करना था। कुछ चर्चा के बाद मौके पर ही निर्णय लिया गया कि जिन युवा बहुओं के छोटे बच्चे नहीं हैं तथा 15 वर्ष से अधिक आयु के किशोर लिंग की परवाह किए बिना नामांकन करा सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान माहौल उत्साहपूर्ण था और पहाड़ों से बाहर निकलकर घूमने की इच्छा रखने वाले युवक युवतियां अत्यधिक उत्साहित थे तथा अधिकांश स्थानों पर उनकी उपस्थिति थी। परिवार में युवा बेटों के बिना युवा बहुएं ज्यादा नहीं हैं और केवल 2 या 3 ही प्रयास करने को उत्सुक हैं, लेकिन उन सभी को बुजुर्गों द्वारा रोक दिया जाता है। बूढ़े गांव के मुखिया ने उन 2 गरीब ग्रामीणों का विशेष ध्यान रखा। दंपति को एक ही समय पर काम पर जाने की अनुमति है तथा वे विशेष रूप से घोषणा करते हैं कि लोग घर पर रहने वाले बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल में मदद करेंगे। पुराने गांव के मुखिया का सबसे बड़ा बेटा किताबें पढ़ता था और लिखने में अच्छा था। उसने मौके पर ही अपने पिता को पंजीकरण करवाने में मदद की। सभी आवेदकों को उम्र के हिसाब से व्यवस्थित करें और उन्हें एक रोस्टर में व्यवस्थित करें ताकि वे सड़क गाइड के बदले काउंटी सरकार के पास जा सकें। तारानकन 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 सन परिवार की नई वाइनरी मिंगशुई काउंटी में है और सू की हर्बल फूड शॉप जुजोहो शहर में है। यह आने जाने का लंबा रास्ता है और घर जाना आसान नहीं है। कई वर्षों तक घर वापस आए बिना काम पर चले जाना कोई असामान्य बात नहीं है। जो लोग साइन अप करते हैं उन्हें खुशी के बाद बिछड़ने का दुख भी जुड़ जाता है। जुझाव शहर में सू की औषधीय आहार रेसिपी खुलने वाली है और जो लोग अपने बच्चों को डाइट रेसिपी में काम करने के लिए भेजने में रुचि रखते हैं उन्होंने अपने बैग तैयार करना शुरू कर दिया है। जिन ग्रामीणों ने कभी दूर की यात्रा नहीं की वे अप्रत्याशित भविष्य की चिंता में घर पर ही बैठे रहते हैं और आहें भरते हैं। जाने से पहले मैंने अपने बच्चों को बार बार समझाया कि कहीं ऐसा न हो कि वे बाहर की हलचल से अंधे हो जाएं, अपनी जड़ों को भूल जाएं, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दें और पहाड़ों पर कभी वापस न लौटना चाहें। तारानकन 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 तारानकन। सुजुकिन की काउंटी परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे अपने माता पिता की याद आई। उसने उन्हें एक पत्र भेजा और कुछ समय के लिए घर जाना चाहता था। सूहू और उनकी पत्नी स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। जिस दिन उन्हें पत्र मिला सूहू गाड़ी में सवार होकर काउंटी सीट पर अपनी बेटी को लेने चले गए। सुकिंगलुओ भी बहुत खुश हुई जब उसे पता चला कि उसकी बड़ी बहन वापस आ रही है। वह पहाड़ों और जंगलों में जाकर ताज़े मशरूम, बांस की टहनियाँ, जंगली जानवरों का शिकार करने और नदी से कुछ बड़ी काप मछलियाँ पकड़ने गई। दोपहर को जब पिता और बेटी वापस आए तो लिशियुए और लियुपो रसोई में व्यस्त थे, मुर्गियों और मछलियों को मार रहे थे, उबले हुए बंस को भाप दे रहे थे और सब्जियां पका रहे थे। चिमनी में हरा धुआं था और आंगन से स्टू के मांस की गंध आ रही थी, जिससे आसपास के लोग अपना सिर ऊपर उठाकर देखने लगे। सुपरिवार की भाभी, आपने ऐसा कौन सा स्वादिष्ट स्टू पकाया है जिसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है? लीदशान की बहू ने सुगंध सूंघते हुए आंगन का दरवाजा खोला, मुस्कुराती हुई रसोई में आई, चूल्हे पर मांस और सब्जियों को देखा, बेकन का एक टुकड़ा चुटकी में लिया, उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और खाते हुए पूछा, आज क्या अच्छा दिन था, इतने सारे व्यंजन बनाए। लिशियुए की भौहें और आंखें खुशी से भरी थीं। बहन की याओ वापस आ गई है और उसके पिता उसे लेने के लिए काउंटी गए हैं और वह अंधेरा होने से पहले घर आ जाएगा। अरे, हमारे गांव की महिला विद्वान वापस आ गई है। लीदशान की बहू ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इन 2 दिनों में आपको देखकर बहुत खुश हैं, आप हवा के साथ चलते हैं। हे, मैं तुम्हारी तरह खुश नहीं हूँ।
ली शियुए ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों लड़के औषधीय आहार में काम करने गए हैं और मैं आपके लिए बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। हाय, इसका उल्लेख करते हुए ली दशान की बहू ने हंसना बंद कर दिया और बेहोश हो गई। मैं अपने बेटे की मदद नहीं कर सकता, वे जो चाहें कर सकते हैं। उसके पिता और मैं गांव में अच्छा जीवन जी रहे हैं, हमारे पास भोजन और कपड़े हैं और हम उनसे इतना कम पैसा कमाने की उम्मीद नहीं करते हैं। क्या बात है, बेटा याद आ रहा है, अभी जाने का मन नहीं कर रहा। लीजिए उसके दिल में एक दर्पण की तरह मुस्कुरा रही थी और मजाक कर रही थी। वे दो छोटे कमीने, मुझे उनकी याद नहीं आती। ली दशान की बहू जिद्दी है, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वह अपने बेटे को याद करती है और शर्मिंदा महसूस करती है। बस इसकी आदत डाल लो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हमेशा अपने माता पिता को छोड़कर काम पर जाना पड़ता है। वे बाहर काम करते हैं और पढ़ाई करना आसान नहीं होता। ली शियुए एक ऐसी महिला हैं जो यहाँ रह चुकी हैं और उन्होंने अपने दो बच्चों को काउंटी में पढ़ने के लिए भेजा है। उन्हें अनुभव है और वे राहत की सांस लेकर मुस्कुराईं। माता पिता के तौर पर हमें यथासंभव मदद करनी चाहिए। दूरी बहुत ज्यादा है और हम मदद नहीं कर सकते। बस अपने शरीर का ख्याल रखें। अपने बच्चों के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए बूढ़े होने का इंतजार न करें। अरे, तुमने जो कहा, मेरा दिल साफ है। ली दशान की बहू ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, यह एक ही कारण नहीं है। परिवार में बूढ़े लोग हैं और सबसे नीचे युवा लोग हैं। पूरे परिवार को उनकी देखभाल करनी है। मेरे पास हर दिन उनके बारे में सोचने का समय कैसे हो सकता है। बहन यू ने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी हैं, आप उन्हें घर ले जाएं और उन्हें बुजुर्गों और बच्चों के लिए दांत पीटने की बलि दें। ली शियुए ने चम्मच नीचे रखा, रसोई से बाहर चला गया, एक जाल की मदद से पानी की टंकी से 5 किलो वजन का एक बड़ा काप मछली निकाला और मुस्कुराते हुए उसे सौंप दिया। ली दशान की बहू ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे दिन अपने परिवार के गौरव में रहना शर्मनाक है। इसमें इतनी शर्म की बात क्या है। ली शियुए मदद नहीं कर सका और नेट बैग उसके हाथ में रख दिया। जल्दी करो, अभी भी बहुत देर हो चुकी है, वापस जाओ और स्टू पॉट सूप बनाओ, बुजुर्गों और बच्चों को ये बहुत पसंद है। जरूर, शुक्रिया, मैं घर जाकर सूप बनाऊंगी। ली दशान की बहू मना नहीं कर सकी, उसने मुस्कुराते हुए मछली ले ली और अपने जाल के थैले के साथ खुशी खुशी चली गई। माँ, हम वापस आ गए हैं। वह आगे चली गई। सू किंगलुओ ने छोटे राजकुमार को गले लगाया और दरवाजे में प्रवेश किया। जियो मिंगबाओ नौक से उतर गई और अपनी बहन के साथ पूरे रास्ते चली। जब वह घर के दरवाजे पर आई तो उसने एक बच्चे की तरह अभिनय किया और उसे गले लगाने पर जोर दिया। बहन यू वापस आ गई है। ली जियुए ने खुशी से अपनी बेटी का अभिवादन करने के लिए अपना सिर रसोई से बाहर निकाला। माँ का पकाया हुआ मांस बहुत स्वादिष्ट है। सू किंगलुओ छोटे राजकुमार को गोद में लेकर रसोई में भागी, अपनी छोटी सी नाक को सिकोड़ा और बर्तन के चारों ओर घूमने लगी। बर्तन और चूल्हे की राख बहुत गंदी है, पहले अपने भाई को अपने हाथ धोने के लिए ले जाओ और जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे तब हम खाना खाएंगे। ली जियुए ने मुस्कुराते हुए उसे रसोई से बाहर धकेल दिया। पिताजी और बहन कब घर आएंगे? ये देखकर कि उसकी मां ने ध्यान नहीं दिया, सू किंगलुओ ने पके हुए मांस का एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया और जियाओ मिंगबाओ को उत्सुकता से घूरते हुए देखकर उसने उसके लिए भी एक टुकड़ा ठूंस दिया। दोनों नन्हे बच्चों ने अपने मुंह ढक लिए और खुशी से हंसने लगे। अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। ली शियुए ने यह नहीं देखा, उसने अपना सिर नीचे किया और आलू के टुकड़ों को जल्दी और पतले टुकड़ों में काट दिया। मैं जुवान एर को नदी के किनारे खेलने के लिए ले जाऊंगा, जहां वह मेरे पिता और बहन का इंतजार करेगी। सू किंगलुओ मुस्कुराए और छोटे राजकुमार को अपनी बाहों में लेकर रसोई से बाहर भागी, अपने कमरे में वापस गई और अपना स्कूल बैग रखा, अपना सिर घुमाया और फिर से बाहर भाग गई। अरे, ये बच्चा बहुत शरारत कर रहा है और वह एक पल भी घर पर नहीं रह सकता। ली जियुए ने अपनी छोटी बेटी को रसोई से मस्ती करते हुए देखा, मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। तारानकन तारानकन। सू किंगलुओ ने छोटे राजकुमार को अस्तबल के पास ले गई। हुआंग दोहू ने अपना आधा शरीर बाहर की ओर झुकाया और अपने कपड़ों के कोने को काट लिया। सोयाबीन, क्या तुम भी हमारे साथ घूमना चाहोगे? सू किंगलुओ ने मुस्कुराते हुए घोड़े के सिर पर हाथ फेरा। बहन, चलो सोयाबीन लेते हैं और हवा को जाने देते हैं। छोटा राजकुमार पैदल चलना नहीं चाहता था, बल्कि चुपके से घोड़े की सवारी करना चाहता था। ठीक है, हेफेंग और होंगजाओ यहाँ नहीं है और हुआंगडोउ घर पर अकेला है, इसलिए बाहर जाने और हवा को जाने देने का समय आ गया है। सू किंगलुओ ने तुरंत सहमति दे दी, लगाम खोली और सोयाबीन को अस्तबल से बाहर निकाला। हे बेबी। सोयाबीन बहुत खुश था, उसने उसे उठाने से पहले लात मारी और हिनहिनाया और फिर वह उस जगह पर चला गया। बहन, मैं घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। छोटे राजकुमार ने अपनी छोटी भुजाएं फैलाकर लगाम तक पहुंचने की कोशिश की। सू किंगलुओ प्रसन्न दिखे और उन्होंने उसके छोटे से सिर पर सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अकेले घोड़े की सवारी करना बहुत खतरनाक है, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक सवारी करने का इंतजार करो।
हे बेबी। भाई बहनों की बात समझते हुए हुआंग डोऊ ने हिनहिनाया, अपने अगले खुरों को मोड़ा और घुटनों के बल बैठ गई। बहन, हुआंग डोऊ चाहता है कि मैं सवारी करूं। छोटे राजकुमार की बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और उसने खुशी से अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाकर हुआंग डोऊ की गर्दन को अपने हाथों में लपेट लिया। हुआंग डोऊ, क्या आप चाहते हैं कि जुवान एयर घोड़े पर चढ़े? सु किंगलुओ ने आश्चर्य से सोयाबीन की ओर देखा, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना आध्यात्मिक होगा। बच्चे बच्चे हैश गुड़िया गुड़िया। सोयाबीन ने धीमी आवाज में हिनहिनाते हुए छोटे राजकुमार के कोमल गालों को स्नेहपूर्वक चूमा। ठीक है जुबान एयर, लगाम पकड़ो, बहन घोड़े को आगे ले जा रही है, चलो धीरे धीरे चलें। सु किंगलुओ सहमत हो गया और उसने छोटे राजकुमार को घोड़े पर बैठने में मदद की। हाँ, छोटे राजकुमार ने आज्ञाकारी ढंग से घोड़े की लगाम कसकर पकड़ ली और उसकी टांग से घोड़े के पेट को जकड़ लिया। ये देखकर कि वह मजबूती से बैठा हुआ है, हुआंग डोऊ जोर से खड़ा हुआ और खटपट के साथ गेट से बाहर चला गया। सु किंगलुओ ने लगाम संभाली और उसके पीछे पीछे चलने लगा। ये देखकर कि हुआंग डोऊ स्थिर गति से चल रहा था, छोटा राजकुमार खुशी से मुस्कुराया और राहत में अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाया। वह छोटा सा दूध का टुकड़ा जिसे मैं बचपन से गले लगाती रही हूँ, लगता है अब बड़ा हो गया है। तारानकन तारानकन। प्रांगण का द्वार नदी तट के बहुत करीब है, लेकिन केवल 100 मीटर की दूरी पर है। सु किंगलुओ ने लगाम संभाली, नर्म रेत पर कदम रखा, उतले पानी वाले क्षेत्र की ओर चला और सिर नीचे करके मसल्स की तलाश की। सोयाबीन एक क्लिक की आवाज के साथ अपने चारों खुरों से पानी पर कदम रखते हुए हल्की छींटों को अपने ऊपर लेते हुए पीछे पीछे आया। बहन, वहां लोग तैर रहे हैं। छोटे राजकुमार की तेज नजरों ने एक लड़के को नदी में खुद को छुरा मारते हुए मसल्स पकड़ते हुए देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे से बुदबुदाया, मैं भी तैरना सीखना चाहता हूं। वसंत ऋतु में पानी ठंडा होता है। तुम इतनी छोटी हो कि आसानी से बीमार नहीं पड़ोगी। जब सबसे ज्यादा गर्मी आएगी तो मेरी बहन तुम्हें सिखाएगी। सु किंगलुओ ने दोनों लड़कों की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उन दो लोगों को पहचान लिया, वे एक बार लड़ चुके थे। उनका नाम वांग दाहू या वांग एरहू लग रहा था। वांग परिवार के भाई वोनियू गांव क्यों आए? वाह वाह, तुम www.ukanshu.com पढ़ रहे हो। 3 शक्तिशाली बड़े कुत्ते पास के जंगल से निकलकर सीधे नदी के किनारे पहुंचे, छोटे राजकुमार के घोड़े के पास आए, कुछ ही सेकंड में पालतू कुत्तों में बदल गए और पालतू कुत्तों को आमंत्रित करने के लिए अपनी पूंछ जोर से हिलाने लगे। बड़ी हुई, दूसरी हुई, छोटी हुई। छोटा राजकुमार खुशी से झुका और एक एक करके 3 कुत्तों के सिर थपथपाए। 3 बड़े कुत्तों के पीछे पीछे वांग मेंग उल्का हथौड़ों की एक जोड़ी के साथ जंगल से बाहर भागा। बॉस, आप वापस आ गए। इससे पहले कि सु किंगलुओ कोई आवाज कर पाती, वान परिवार के भाई उत्साह से पानी से बाहर निकले और शर्ट उतारकर आगे बढ़ गए। तुम दोनों फिर यहाँ क्यों आए हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे ढूंढने के लिए वोनियू गांव मत आना? वांग मिंग ने असंतोष से उनकी ओर देखा। भाई मिंग ने इन दोनों लड़कों को छोटे भाइयों के रूप में कब स्वीकार किया? सु किंगलुओ की आंखें चमक उठीं और वह एक चंचल मुस्कान बिखेरने लगा। अरे मालिक, चलो हम आपके साथ पहाड़ों में शिकार करने चलते हैं। वांग दाहू ने अपना चेहरा चाटा और मुस्कुराया। क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? तुम्हारे पास शिकार करने का समय कैसे है? वांग मिंग ने उसे गुस्से से देखा। हम स्कूल नहीं जाना चाहते। वांग एरहू ने धूर्तता से कहा, हम बिल्कुल भी पढ़ाई के लायक नहीं हैं और अब और पढ़ना व्यर्थ है। क्यों न हम बॉस की तरह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करें और भविष्य में सेना में जाएं। वांग मिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हारे पिता तैयार हो सकते हैं? ये जानते हुए कि तुम दोनों स्कूल से भागते हो, तुम्हारे पैर तोड़ने पड़ेंगे। मेरे पिता जल्द ही पश्चिमी क्षेत्रों में जा रहे हैं और वह 1 साल या उससे अधिक समय तक वापस नहीं आएंगे। वांग दाहू की छोटी छोटी आंखें चमक उठीं। जब वह वापस आएगा तो ग्रामीण परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी। हम कहेंगे कि वह प्रांतीय परीक्षा में फेल हो गया है और हम भविष्य में पढ़ाई नहीं करेंगे। वांग मिंग अवाक रह गया। आप दोनों गणना करने में बहुत अच्छे हैं। आपने मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया है। भाई मिंग, हमसे वादा करो, हम सचमुच अब और पढ़ना नहीं चाहते। वांग दाहू ने अपना चेहरा चाटा और विनती की, जब मैं अब कोई किताब देखता हूं तो मेरा सिर सुन्न हो जाता है और जब मैं कक्षा में बैठता हूं तो मेरा ध्यान भी बंद जाता है और मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाता हूं। वांग एरहू ने भी यही कहा। हाँ भाई मिंग, हमारी ईमानदारी की खातिर आप हमसे वादा कर सकते हैं। मैं इस मामले पर निर्णय नहीं ले सकता। मुझे अपने छोटे मालिक से पूछना होगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें शिकार के लिए पहाड़ों में ले जाऊं, वह सहमत हो जाएं। वांग मिंग को उन दो लोगों से उलझने से सिरदर्द होने लगा, इसलिए उसके पास उन्हें सु किंगलुओ की ओर धकेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बॉस का छोटा मालिक कौन है भाई? वांग परिवार के सभी भाई अचंभित रह गए।
उसकी उंगलियों के इशारे पर उन्होंने अपना सिर घुमाया और घोड़े की रस्सी पकड़े छोटी लड़की को देखा जो मुस्कुराती हुई एक तरफ खड़ी थी और उत्साह देख रही थी। वह 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 वांग दाहू ने उसके कई गीतों के बाद खूबसूरती से हकलाया। क्या वह आपकी बहन नहीं है? वांगेरहू सुकिंगलुओ से इतना प्रभावित था कि उसके बारे में सोचते ही उसका चेहरा दुखने लगता था। ये वास्तव में बुरी तरह से पीटा गया था। मेरी बहन मेरी छोटी गुरु है। वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए बम फेंका और वांग परिवार के भाई मौके पर ही अवाक रह गए। भाई मिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? वांग दाहू को इस पर विश्वास नहीं हुआ। आपकी बहन बहुत शक्तिशाली है, मैं यह मानता हूँ, लेकिन उसकी उम्र क्या है? क्या वह आपको मार्शल आर्ट सिखा सकती है? हाँ भाई मिंग, वांगेरहू ने भी सिर हिलाया। आपने कहा था कि आप कम से कम 3 साल से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपकी बहन 3 साल पहले केवल 5 साल की नहीं थी? 5 साल की उम्र में क्या बुराई है? मेरी बहन एक प्रतिभाशाली बच्ची है। वह बचपन से ही सब कुछ जानती है। वह तुम दोनों से कहीं बेहतर है। वांग मिंग ये सुनकर खुश नहीं हुआ और उसने एक एक करके अपने माथे पर हाथ मारा और दोनों भाई दर्द से मुस्कुरा उठे। चलो पहले इस बारे में बात ही न करें, उन्हें अपने कपड़े पहनने दें और फिर से ठंडी हवा चलने दें, उन्हें बीमार हो जाना चाहिए। सुकिंगलुओ ने चेहरे पर मुस्कान लिए किनारे से ये सब देखा और उसकी मदद करने की कोई मंशा नहीं थी। आचू, वांग दाहू ने इस अवसर पर प्रतिक्रिया में छींक दी, उसकी नाक वास्तव में अवरुद्ध थी। तुम दोनों पहले जाकर अपने कपड़े पहन लो। वांग मिंग ने घृणा से अपनी भौहें उठाईं और अधीरता से उसे भगा दिया। भैया चलो पहले कपड़े पहन लें, थोड़ी ठंड है। वांगेरहू ने अपनी बाहें रगड़ी, वह भी ठंड से कांप रहा था। दोनों भाई जल्दी से भागकर चट्टान पर जाकर कपड़े पहनने लगे। भाई मिंग, ये ठीक है, मुझे क्यों नहीं पता था कि 2 छोटे भाइयों को कब स्वीकार कर लिया गया था। सुकिंगलुओ उन दोनों को भागते हुए देख रहा था और हंस रहा था तथा मजाक कर रहा था। अरे, मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालना चाहता हूँ। वांग मिंग ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उन्होंने तुम्हें अकादमी साफ करने को कहा, तुम सबक कैसे नहीं सीख सकते? क्या तुम स्नेह दिखा रहे हो? तुम छोटे भाई क्यों नहीं बन जाते? सुकिंग जानबूझकर मुस्कुराया। अरे अरे, वांग मिंग ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, ये दोनों लड़के बहुत मोटी चमड़ी वाले हैं। वे स्पष्ट रूप से मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए उन्हें भाई कहना पड़ता है और उन्हें इसकी आदत हो जाती है। उनके पिता फुवेई एस्कॉर्ट ब्यूरो के मुख्य एस्कॉर्ट वांग हैं और लुओ झान के अधीन काम करते हैं। सुकिंगलुओ ने धीरे से सुझाव दिया, दोनों वास्तव में अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। आप लुओ झान से बात कर सकते हैं और उसे नेतृत्व करने दे सकते हैं ताकि आप अपने लिए परेशानी पैदा न करें। कुआं, वांग मिंग ने गहरी सांस ली। मैं वास्तव में इसकी परवाह नहीं करना चाहता। मैं इन 2 कमीनों को मोटी चमड़ी वाले होने और अक्सर शिकायत करने के लिए वो न्यू गांव में आने से नहीं रोक सकता। बॉस वांग का तारानकन 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 हमारी बांस की बांसुरियों के समान ही बैच छोड़ने जा रहा है। हम 3 दिन में चले जाएंगे। सुकिंग मुस्कुराए। लुओ झान कल बांसुरी लेने के लिए घर पर जरूर आएगा। जब समय आएगा तो आप उससे इस मामले का जिक्र कर सकते हैं। अगर वह चाहे तो मदद करेगा। अगर वह मदद नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं। अगर वे भाग निकलने की हिम्मत करते हैं तो उसे सबक सिखाना चाहिए। ओह ठीक है, जब मैं उनसे मिलूंगा तो इस बारे में बात करूंगा। वांग मिंग अभी भी थोड़ा नाखुश था। दादा, गांव के प्रवेश द्वार से घोड़े की नाल की आवाज आई और दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रतिष्ठा का पालन किया और देखा कि सूहू और सुजिकिन काली हवा और लाल खजूर पर सवार होकर एक दूसरे की ओर दौड़ रहे थे। पिताजी, बहन, आप वापस आ गए। सुकिंगलुओ ने अपनी बाहें उठाईं और जोर से जयकार किया और हुआंगडो को अपने पास ले आया। बहन यू, सुजिकिन दौड़कर उसके पास गया, खुशी से घोड़े से कूद गया, नीचे बैठ गया और अपनी बहन को जोर से गले लगा लिया। फिर उसने अपना सिर फिर से उठाया और आश्चर्यचकित भाव से वांग मिंग की ओर देखा। अच्छा लड़का, भाई मिंग इतना लंबा हो गया है, वह लगभग पिताजी के बराबर पहुंच गया है। नमस्ते मिस जिकिन, वांग मिंगन ने मुस्कुराते हुए अपने सिर के पीछे खुजलाया। बहन, जल्दी से घर जाओ, माँ तुम्हें याद करती है और तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन की एक बड़ी मेज बनाई है। सुकिंगलुओ ने खुशी से अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मुझे भी अपनी माँ की याद आती है। सुजिकिन ने सिर हिलाया और दोनों बहनें खुशी खुशी घर लौट आईं। वांग मिंग बेर का नेतृत्व कर रहा था और सोयाबीन के साथ साथ चल रहा था और सूहू घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे चल रहा था। अरे मालिक, मत जाओ। वांग परिवार के भाई अचंभित रह गए। उन्होंने अपने कपड़े पहने और चिंतित दिखते हुए उनका पीछा किया। पहले आप दोनों वापस जाइए, मैं शिकार के बारे में सोचूंगा और कुछ दिनों में आपके पास आऊंगा। वांग मिंग ने अधीरता से हाथ हिलाकर दूर जाने को कहा। बॉस, हम 2 दिन में आपके पास वापस आएंगे। वांग भाइयों के पास निराश होकर वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई मिंग, ठीक है, क्या आप बॉस बन गए हैं?
सुजुकिन को ये बात बहुत अच्छी लगी और वह इसका मजाक उड़ाने के लिए पीछे मुड़ी। अरे ये तो बस एक मजाक है, इसे गंभीरता से मत लो। वांग मिंग ने अपनी नाक रगड़ी और मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। तारांकन तारांकन, अरे क्या यह मिस कियाओ वापस आ रही है? सु परिवार का एक समूह गांव से गुजरा और लियू परिवार की बहू पानी छिड़कने के लिए वॉश बेसिन लेकर यार्ड से बाहर आई। सुजुकिन की आंखों में चमक देखकर उसने उसकी जोरदार प्रशंसा की। मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं देखा है, वह सचमुच एक पतली लड़की है। उसके पूरे शरीर की चाल ढाल देखो, वह किसी अमीर परिवार की रईस महिला से बदतर नहीं है। भाभी लियू, आप गलत हैं। ली दशान की बहू भी जब हलचल सुनी तो यार्ड से बाहर आए और मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, हमारी कियाओजी एक प्रतिभाशाली महिला है और वह भविष्य में एक महिला अधिकारी होगी। साधारण महिलाएं हमारी कियाओजी के साथ कैसे तुलना कर सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कि भविष्य में कौन सा परिवार इतना भाग्यशाली होगा कि हमारी कियाओ बहन से पत्नी के रूप में विवाह कर सके। ये वास्तव में एक बड़ी बात होगी। वे दोनों आए और चले गए, जिससे आसपास के सभी गांव वाले आकर्षित हो गए। वे सुजुकिन को सिर से पैर तक देखने लगे और ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सके। सुजुकिन ने मिंगशुई कॉलेज में कन्फ्यूशियनिज्म की 6 कलाओं का अध्ययन किया है। उसके शब्द और कर्म सौम्य और सुरुचिपूर्ण हैं और उसके शिष्टाचार संतुलित हैं। वह देहाती लड़की नहीं है जो पहले कुछ नहीं जानती थी। यद्यपि उनके शरीर पर पहने कपड़े ब्रोकेड के कपड़े नहीं हैं, लेकिन वे भी घने और चमकीले रंग की सामग्री से बने हैं, जो देश के लोगों द्वारा पहने जाने वाले मोटे सूती कपड़ों से बहुत अलग हैं। 16 वर्षीय लड़की ग्रामीणों से बहुत ही सुंदर तरीके से घिरी हुई थी। वह भीड़ से अलग एक मुर्गी की तरह खड़ी थी। अरे, सभी लोगों की तारीफों के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक और दिन दावत दूंगी और सभी को पीने के लिए आमंत्रित करूंगी। सुहू ये सुनकर खुश हुआ और उसने साहपूर्वक अपना हाथ हिलाया। ठीक है, हुजी ताज़ा है। जब गांव वालों को पता चला कि स्वादिष्ट भोजन फिर से उपलब्ध हो गया है तो वे खुशी से झूम उठे। पिताजी, चलो घर चलें। सुजुकिन ने अपने पिता को फिर से दूर जाते हुए देखा और सु किंगलुओ के साथ नजरें बदलीं। दोनों बहनों ने असहाय मुस्कान दिखाए। ठीक है, घर जाओ, तुम्हारी माँ जल्दी में होगी। सुहू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और परिचित शिकारी को अलविदा कहा। भाई इरशान, भाई ली, चलो किसी और दिन फिर मिलते हैं। अच्छा। सभी शिकारी खुशी खुशी रास्ते से हट गए। जब ली शियुए ने अपनी बेटी को देखा तो वह स्वाभाविक रूप से फिर से बहुत खुश हुई। पूरे परिवार ने खुशी खुशी खाना खाया और वे दोनों कंग पर बैठे और अंतरंग बातें की। सु किंगलुओ छोटे राजकुमार को घर वापस ले गई, स्कूल बैग से किताबें निकाली, चुपचाप नए शब्द लिखे और मास्टर द्वारा छोड़ा गया होमवर्क किया। छोटे राजकुमार को अपना होमवर्क करने की जरूरत नहीं थी। वह अपनी बहन के पास बैठकर उसे लिखते हुए देखने के लिए अपना सिर आगे पीछे घुमाते घुमाते थक गया था। चहचहाओ, एक छोटा सा किंगफिशर खिड़की के छेद से उड़कर आया, कंग पर उतरा और अपने पंखों को शान से कंघी करने लगा। यिन ए, जू रुफेई की जांच कैसी चल रही है? क्या तुम्हें उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता चला है? सु किंगलुओ ने अपनी कलम नीचे रख दी और मुस्कुराते हुए छोटे किंगफिशर की ओर देखा। लगभग वहां। छोटे किंगफिशर ने अपनी आंखें झपकाईं और अपने विचारों को व्यवस्थित किया। उसका जीवन अनुभव काफी अजीब है। 16 साल की उम्र से पहले वह जुएयू साम्राज्य का राजकुमार था, जो बेइमिंग साम्राज्य से संबद्ध एक छोटा सा देश था। बेइमिंग साम्राज्य के वर्तमान सम्राट ज़ियायान ने सिंहासन प्राप्त करने के बाद बर्फीले खजाने, आइस सोल कोल्ड लोड्स पर लालच किया, दोनों देशों के बीच शांति संधि को तोड़ दिया, आर्कटिक बर्फ क्षेत्र में भारी बख्तरबंद सैनिकों को भेजा, खजाना छीन लिया, बर्फीले देश को नष्ट कर दिया, अपने माता पिता को मार डाला। अपने साथियों की हताश सुरक्षा के तहत जू रुफेई खजाने के साथ बर्फ के मैदान से भाग निकला और एकांत में रहने के लिए केंद्रीय मैदानों में आ गया। प्रारंभिक वर्षों में अपने माता पिता की गुप्त योजना पर भरोसा करते हुए मैंने धीरे धीरे एक मजबूत पैर जमा लिया और 18 वर्ष की आयु में मेरी मार्शल आर्ट में बहुत तेजी से प्रगति हुई और मैं दुनिया में एक शीर्ष मास्टर बन गया। मेरे अनुमान के अनुसार उसे बर्फ आत्मा का मल लेना चाहिए। बर्फ क्षेत्र में लोग शरीर की गर्मी के साथ पैदा होते हैं और बर्फ आत्मा ठंडे कमल एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। बदला लेने के लिए उसने पागल होने का जोखिम उठाने में संकोच नहीं किया। बर्फ की आत्मा को ठंडा करने वाले कमल को ले लिया, जल्दी से अपने कौशल में सुधार किया और एक घातक छिपे हुए खतरे में गिर गया। तारांकन 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 तारांकन। क्या वह हिम देश का राजकुमार है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने 30 की उम्र से पहले ही कियांजी पवेलियन की स्थापना कर ली थी और दुनिया की सबसे बड़ी वाणिज्यिक फर्म जुफैन कमर्शियल फर्म के मालिक बन गए। वह और बेइमिंग मोनाक प्राणघातक दुश्मन है, इसलिए उसके लिए यह अच्छी खबर है कि ब्लैक वुल्फ गार्ड से निपटने में उनका लक्ष्य एक ही है। सु किंगलुओ ने चुपचाप ध्यान लगाया, मुख्य बिंदु को समझा और अपनी आंखों और भौहों के कोनों पर मुस्कुराए। धन्यवाद यिन र, तुम इन दिनों लुओ जान को घूर रही हो, क्या तुम थक गई हो? थका नहीं,
वह बच्चा बहुत दिलचस्प है, बहुत मजाकिया है। छोटे किंगफिशर ने गर्व से अपना सिर उठाया। लोग पहले और बाद में एक जैसे ही होते हैं। वे हर दिन लोगों से निपटने के लिए एक पाखंडी मुस्कुराहट का मुखौटा पहनते हैं। जब वे अपने मालिक को देखते हैं तो वे पादने की भी हिम्मत नहीं करते। ये देखकर मुझे बहुत हंसी आती है। आखिरकार ज़ू रुफेंग एक देश का राजकुमार था और उसके अधीनस्थ सभी उसके माता पिता द्वारा छोड़े गए गुप्त सुराग हैं जो उसके प्रति वफादार हैं। सू किंगलुओ ने भावुक होकर कहा, लुओ झान जैसे व्यक्ति के लिए कई वर्षों तक अपने अधीनस्थों की रक्षा करने की शपथ लेना वास्तव में दुर्लभ है। वे गुप्त रूप से अपनी ताकत बढ़ाने की भी योजना बना रहे हैं। छोटे किंगफिशर को अन्य खोजें भी मिलती हैं। शायद वह बेइमिंग से लड़ना चाहता है, बेइमिंग को नष्ट करना चाहता है तथा अपने मृत देशवासियों का बदला लेना चाहता है। बीमिंग को नष्ट करना आसान नहीं है। सूकिंग को दुख हुआ। उसने 10 साल तक इंतजार किया, लेकिन उसके पास जियायान को मारने और बदला लेने का मौका नहीं था। कोई कल्पना कर सकता है कि उत्तरी मिंग राजवंश को उखाड़ फेंकना और एक देश को नष्ट करना कितना मुश्किल है। उनकी वर्तमान ताकत के साथ किसी देश के साथ व्यवहार करना पत्थर पर कंकड़ मारने के समान है। छोटे किंगफिशर ने पूरे दिल से सहमति जताई। यही कारण है कि वह मालिक के प्रति अपनी दयालुता दिखाता है, जितना संभव हो सके मालिक को जीतता है और उसका उपयोग उसके लिए करता है। उसने मेरे लिए एक लड़की क्यों जीती? सू किंगलुओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्या ये संभव है कि वह जानता हो कि मैं युद्ध के देवता का पुनर्जन्म हूँ, कि मैं सैन्य रणनीति में सर्वश्रेष्ठ हूँ और मुझमें अजेय बहादुरी है? उसने बर्फ जैसे ठंडे कमल को निगलने का दुस्साहस किया। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसे आसानी से ले लेगा। छोटे किंगफिशर ने धीरे से याद दिलाया, मालिक को सावधान रहना चाहिए, उसके बहुत करीब मत जाना ताकि परेशानी न हो। कोई बात नहीं, सू किंगलुओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, उसकी बेइमिंग के साथ दुश्मनी है और हमारे हित हमारे साथ संगत हैं। कम से कम ब्लैक वुल्फ गार्ड से निपटने में कोई संघर्ष नहीं होगा। जहां तक बाकी लोगों की बात है, मैं अभी युवा हूं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा गहराई से नहीं जाऊंगा। अगर कुछ व्यावसायिक संपर्क हैं भी तो वे बिना किसी नुकसान के सिर्फ सहयोगात्मक संबंध हैं। यह अच्छी बात है कि मालिक को ये बात अच्छी तरह पता है। छोटे किंगफिशर को राहत मिली और उसने खुशी से अपने छोटे पंख कुछ बार फड़फड़ाए। एक छोटी सी गेंद की तरह सिमट गया और तकिए के पास झपकी ले ली। तारानकन तारानकन, बहन, जुबान एयर भी लिखना चाहती है। छोटा राजकुमार एक व्यक्ति और एक पक्षी की बातचीत नहीं सुन पा रहा था। ये देखकर कि उसकी बहन ने बहुत दिनों से कुछ नहीं लिखा है, वह थोड़ा हैरान हुआ और उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाकर अपनी बहन के हाथ में पकड़ा ब्रश पकड़ लिया। ठीक है, मेरी बहन जुबान एयर को लिखना सिखाएगी। सू किंगलुओ को होश आया। उसने मुस्कुराते हुए शियाओमिंग बाओ को उठाया, उसे अपनी गोद में बिठाया, अपने दाहिने हाथ से उसका हाथ पकड़ा और उसे एक एक स्ट्रोक करके सुलेख का अभ्यास करना सिखाया। छोटी प्यारी बच्ची खुशी से अपनी बहन से लिपटी हुई है, उस मीठी खुशबू को सूंघ रही है जो केवल उसकी छोटी बेटी की है। उसका सुंदर दिल खिल रहा है। जुबान, बेटा। सू किंगलुओ ने छोटे राजकुमार का हाथ पकड़कर उसे अपना नाम लिखना सिखाया। कलम की नली बहुत मोटी है, छोटा राजकुमार कलम नहीं पकड़ सकता और लिखने में बहुत मेहनत लगती है। कुछ देर लिखने के बाद गुलाबी और कोमल छोटे हाथ, भीतरी उंगलियों के पैर लाल हो गए। छोटी मिंगबाओ ने अपना मुंह सिकोड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू बह निकले। जुबान एयर, मैं आज नहीं लिखूंगी। मेरी बहन तुम्हारे लिए कुछ छोटे और पतले ब्रश बनाएगी जो तुम्हारे लिए उपयुक्त होंगे। सू किंगलुओ ने भंडारण अंगूठी से मरहम निकाला और उसे अपनी लाल हो चुकी उंगलियों पर लगाया। मरहम ठंडा और ताज़ा था और इसे लगाने के तुरंत बाद उंगलियों की लाली गायब हो गई। बारिश ठीक होते ही छोटे राजकुमार को जम्हाए आने लगी और उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। सू किंग मुस्कुराई, नहाया और उसे सोने के लिए मनाया। वापस डेस्क पर बैठो और मास्टर द्वारा दिया गया होमवर्क पूरा करो। तारानकन तारानकन। रात गहरी हो चुकी थी और छोटा राजकुमार शांति से सो रहा था। सू किंगलुओ ने एक कमजोर मोमबत्ती की मदद से चाकू से पेन होल्डर को तेज किया। अपने ब्रश से छोटे राजकुमार के लिए उपयुक्त मोटाई की शेविंग करें। मालिक, आप इस छोटे लड़के से बहुत प्यार करते हैं, आप रात को सोते नहीं हैं, इसके लिए कलमदान तेज कर दीजिए। छोटे किंगफिशर ने अपने पंखों से अपना सिर बाहर निकाला, अपनी पलकें खोलकर अपने छोटे मालिक को देखा और जम्हाई ली। सू किंगलुओ ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, जियो तुवानजी, जिसे बचपन से पाला गया था, लगभग मेरे अपने भाई की तरह है। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कोई अन्याय हो। आप एक छोटे भाई का नहीं, बल्कि एक प्यारे पालतू जानवर का पालन पोषण कर रहे हैं। छोटे किंगफिशर ने चुपके से शिकायत की। ठीक है, पेन की नली अच्छी तरह से धारदार है, आकार, लंबाई और मोटाई मध्यम है, जो छोटे राजकुमार के नाजुक हाथों के लिए बिल्कुल सही है। सू किंगलुओ ने चाकू नीचे रख दिया, अपनी उत्कृष्ट कृति को मुस्कुराते हुए देखा, स्टोरेज रिंग से चिकनाई निकाली, पेन होल्डर पर एक मोटी परत लगाई और नए बने ब्रश को सूखने के लिए डेस्क पर रख दिया।
सो जाओ। आराम से लेटकर उसने मोमबत्तियां बुझा दी, अपने सारे कपड़े पहने हुए लेट गई, रजाई खींच ली और शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। खिड़कियों के किनारों से होकर आती हुई तारों की कोमल रोशनी बिस्तर पर बिखर रही थी और उस छोटी सी लड़की को अपने आगोश में ले रही थी। छोटे किंगफिशर ने अपने पंख फड़फड़ाए और छोटे मालिक के हृदय पर कूद पड़ा और खुशी से गेंद की तरह सिमट गया। रात को अच्छी नींद के बाद अगली सुबह जब छोटे राजकुमार ने अपनी बहन द्वारा विशेष रूप से उसके लिए बनाया गया लेखन ब्रश देखा तो वह इतना खुश हुआ कि उसने उसे कसकर पकड़ लिया और खाना खाने के बाद भी उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। बहन यू, माँ ने कहा कि आप रॉयल अकादमी में स्कूल जाती हैं और वहाँ शाही दरबार की महिला अधिकारी आपको शिक्षा देती हैं, लेकिन क्या ये सच है? सुज़िकिन ने नाश्ते का फायदा उठाते हुए अपनी बहन के करीब जाकर फुसफुसाया। सुकिंग्लुओ ने छोटे मेंगबाओ को अंडे की जर्दी खाने के लिए राजी किया, मुस्कुराए और सिर हिलाया। वे दो महिलाएं कौन हैं? सुज़िकिन की भौहें और आंखें चमक उठीं। क्या आप शाही दरबार में प्रसिद्ध हैं? सुश्री जू यानरू और झांग वेनेलिन। सुकिंग्लुओ ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वे प्रसिद्ध हैं या नहीं, लेकिन दोनों महिला अधिकारी बहुत अच्छी, जानकार, दूसरों के प्रति सहनशील और मेरे स्वभाव के प्रति बहुत दयालु हैं। बहन यू, क्या मैं आपके साथ दूसरे अस्पताल जा सकता हूँ? सुज़िकिन का दिल द्रवित हो गया। मैं दोनों स्वामियों को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं करीब से नहीं देखना चाहता, बस दूर से देखना चाहता हूँ। ये वाला। सुकिंग्लुओ की आंखें घूम गईं और प्रेरणा की एक चमक चमक उठी। बहन, आप पिछवाड़े में प्रवेश करने और मार्शल आर्ट के मैदान में लक्ष्य शूटिंग का अभ्यास करने के लिए तीरंदाजी का अभ्यास करने के नाम का उपयोग क्यों नहीं करती? हमारे पास हर दिन घुड़सवारी और तीरंदाजी की कक्षा होती है। जब तीरंदाजी का अभ्यास करते हैं तो दोनों स्वामी वहां आएंगे, फिर बहन उन्हें देख पाएगी। सुज़िकिन बहुत खुश हुई। सचमुच, मैं घुड़सवारी और निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए मार्शल आर्ट के मैदान में जा सकती हूँ। बेशक, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जुबान एयर से पूछिए। सुकिंग्लुओ की भौहें और आंखें टेढ़ी थीं, उस समय का फायदा उठाते हुए जब छोटे मेंगबाओ ने अंडे की जर्दी खाने के लिए अपना मुंह खोला, उसने उसे मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। जुबान एक, बड़ी बहन घुड़सवारी और तीरंदाजी का अभ्यास करने के लिए दूसरे आंगन में जाना चाहती है, क्या तुम जा सकते हो? ठीक है। छोटे राजकुमार ने कड़वाहट के साथ अंडे की जर्दी वाले चावल के दलिया को निगल लिया, चुपके से अपनी जीभ की नोक को बाहर निकाला और चम्मच को बाहर धकेल दिया और अब और पीना नहीं चाहता था। जुबान एयर बहुत दयालु है, बड़ी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती है। सुज़िकिन को वह मिल गया जो वह चाहता था। उसने तुरंत अपनी स्थिति बदल ली और दृढ़ता से छोटे राजकुमार के साथ खड़ा हो गया। बहन यू, अगर जुबान एयर अंडे की जर्दी नहीं खाना चाहता है तो उसे खाने के लिए मजबूर मत करो। क्या बच्चों का खाने में बहुत ज्यादा नखरे करना सामान्य बात नहीं है? अपने छोटे से चेहरे को देखो, ये दयनीय है। वाह! छोटे राजकुमार ने किसी की आवाज़ सुनी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं, उसका छोटा शरीर कुर्सी से नीचे सरक गया, चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। बहन, उसकी आदत मत डालो। तेज नज़रों और तेज हाथों से सुकिंग्लुओ ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपने सामने बंद कर लिया। वह अभी भी छोटा है, एक बार कुछ बुरी आदतें बन गईं तो बड़े होने पर उसे बदलना मुश्किल होगा। ये सिर्फ अंडे की जर्दी है, यह कोई गंभीर बात नहीं है। सुज़िकिन ने छोटे मेंगबाओ को देखा जो मुस्कुराकर दूर नहीं जा सकता था। उसने चॉपस्टिक से सूखे अचार वाली मूली का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। ली शियुए के अचार और सूखी मूली कुरकुरी और स्वादिष्ट हैं। ये दलिया और अचार के साथ एकदम सही मेल खाता है और परिवार में सभी इसे पसंद करते हैं। सुकिंग्लुओ को छोटे राजकुमार के कमज़ोर पेट की चिंता थी, इसलिए उसने उसे और अचार खाने नहीं दिया। सुज़िकिन ने सूखे मूली का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और छोटे मेंगबाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह खुशी से खाते हुए अपना मुंह चाटने लगा। बहन, अगर आप ऐसा करेंगी तो आप उसे बिगाड़ देंगी। सुकिंग्लुओ ने असहाय होकर अपने माथे को सहारा दिया, चम्मच नीचे रखा, रेशमी रुमाल से छोटे राजकुमार के मुंह के कोने से चावल के दाने पोंछे और उसे खुशी खुशी भागने दिया। ये बस एक समस्या है, यह उतनी गंभीर नहीं है जितना तुमने कहा। सुज़िकिन ने मुस्कुराते हुए अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, कुर्सी से उठी और ज़ियाओ मेंगबाओ के पीछे भागी। जल्द ही छोटे राजकुमार की हंसी और सुज़िकिन की बेबाक प्रशंसा आंगन से आई, साथ ही 3 बड़े कुत्तों की उत्साहित दहाड़ भी सुनाई दी। काश, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन और फीनिक्स के अधिकांश वंशज कुटिल तरीके से पले बड़े हैं। इतने सारे लोग हैं जो बिना सीमा के लाड़ प्यार करते हैं, कुटिल लोगों को न पालना अजीब बात है। सुकिंग्लुओ के कान हल्के से हिल रहे थे, वह आंगन में हो रही सारी हलचल सुन रहा था, असहाय भाव से अपना सिर हिला रहा था, अपना छोटा सा स्कूल बैग कंधों पर रख रहा था और दहलीज पार करके लिविंग रूम से बाहर निकल रहा था।